हुआ है क्या? हाँ सर, रिकॉर्डिंग चालू है। यस। ओके सर, ठीक ठीक है। अच्छा देखो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बेसिकली, ठीक है। मतलब आप इसको बिजनेस स्टडीज़ बोल लो, बिजनेस एनवायरनमेंट बोल लो, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बोल लो, जो नाम से बोलना है बोल लो, बेसिकली बिजनेस एजुकेशन। तो ये जो बिजनेस एजुकेशन हम लोग फ्राइडे वाले क्लास में करते हैं, इसमें बिजनेस में क्या सीखना पड़ता है सर? सीखना ये पड़ता है कि आप लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो या कंपनी सेक्रेटरीज बनने जा रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि भाई बिजनेस सिनेरियो कैसे बनता है, मतलब बिजनेस बनता कैसे है। अकाउंट्स करने से थोड़ी ना बिजनेस हो जाएगा। हाँ सर, इकोनॉमिक्स पढ़ने से क्या थोड़ी बिजनेस हो जाएगा? यू नो इकोनॉमिक्स, यू नो अकाउंटेंसी, यू नो मैथमेटिक्स, आपको पता सब कुछ है, बट एक्चुअल जो चीज़ करना होता है वही अगर आप नहीं करते हो तो फिर इकोनॉमिक्स जान के क्या होगा, अकाउंटेंसी जान के ही क्या होगा, कॉस्टिंग करके क्या होगा। मतलब बेसिकली कॉमर्स का जितना भी ताबड़तोड़ सब्जेक्ट है, ताबड़तोड़ सब्जेक्ट आप लोग जानते हो ना, हम लोग पढ़ते हैं दूसरे क्लासेस में हैं। आज मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बुराई करता रहूँगा। बुराई इन द सेंस, मतलब सारा का सारा सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, स्टैट्स हो, सब सब्जेक्ट एक तरफ, गुड और मॉर्निंग बिजनेस, सर। हाँ गुड मॉर्निंग मन्नन, और बिजनेस स्टडीज या बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरफ। क्यों सर? क्योंकि जब तक आप बिजनेस नहीं करते हो, जब तक आप बिजनेस नहीं करते हो, ये अकाउंट्स का क्या करोगे? अचार डालोगे? हाँ सर, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? बिजनेस है तभी ना अकाउंटेंसी है, या फिर अकाउंट्स के कारण बिजनेस है? क्या लगता है आप लोगों को? बिजनेस के कारण अकाउंट से। बिजनेस के कारण अकाउंटेंसी है। वेरी गुड सर। एक सेकेंड रुको, तो ये सेटिंग थोड़ा देख लूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जयदीप। ओके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक बिजनेस नहीं बनता है तब तक हम कोई भी सब्जेक्ट्स को लेके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। बिजनेस जब से क्रिएट होगा उसके बाद ही आप अकाउंट्स करोगे, इकोनॉमिक्स करोगे, जो करना है करोगे। हाँ, ऐसे इकोनॉमिक्स तो सारा का सारा मैटर को एक साथ लेके बात करता है, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, आपको बिजनेस की स्टडी करना ज़रूरी है, आपको बिजनेस के बारे में जानना ज़रूरी है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानोगे, जब तक आप, सर आज के डेट में कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे स्टेट्स में, लाइक मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, आप अपने स्टेट्स के बारे में देखो, आप अगर आसाम से हो, आप अगर उड़ीसा से हो, अगर आप बिहार से हो, तो अपने अपने स्टेट्स पे एक बार झांक के देखो कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप देखोगे ना, एक कॉमन पॉइंट बाहर निकल के आएगा, और वो कॉमन पॉइंट यही है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव तभी करेगा जब बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस वर्ल्ड जो डेवलप करेगा। और उसके लिए हम सभी को मेहनत करना है। जिस स्टेट्स में प्रॉपर बिजनेस नहीं है, सिर्फ बिजनेस मतलब क्या, सिर्फ इंडस्ट्री? अरे नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री क्यों? लोग ऐसे बात करते हैं कि जैसे इंडस्ट्री होने से ही सब सोल्यूशन हो जाएगा। क्या सच में ऐसा है? क्या इंडस्ट्री रहना जरूरी है हर केस में? मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री लगना हर केस में जरूरी है? सर मुझे नहीं लगता। आप भी सोचोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा, जहां जरूरत है वहां आप इंडस्ट्री लगा देना, बट जरूरी नहीं कि हर केस में आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा करना है। इवन आप टूरिज्म इंडस्ट्री भी बना सकते हो ना, उसके लिए तो आपको बड़े बड़े प्लांट एंड फैक्ट्री नहीं लगा मतलब जरूरी नहीं होता। हाँ सर, अरे टूरिज्म इंडस्ट्री समझते हो कि नहीं समझते? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ आ रहा है ना? ट्रैवल एंड टूरिज्म मतलब बेसिकली आप अपने एरिया को इतना सुंदर बनाओ कि लोग देखने के लिए आ जाए आपके वहां पर। ये जो भी हिल स्टेशन है, क्या वहां पर बड़े बड़े फैक्ट्री लगता है? हाँ सर, लोग हिल्स देखने के लिए चले जाते हैं। अरे वैसा ही जहाँ पर सुंदर रिवर सिस्टम है, जैसे वेस्ट बंगाल को अगर मैं बात करूँ, वेस्ट बंगाल तो सर मतलब रिवर सिस्टम, एग्रीकल्चर, इसके लिए जाने जाते हैं। बट हम लोग जितना सारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर वे में हम लोग मैनेज ही नहीं करते। अगर कर लेते ना तो शायद इसके ऊपर भी हम लोग टूरिज्म बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि, ठीक है मान लेता हूँ कि एक्सेप्ट दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी रीजियन, बाकी एरिया में हिल्स नहीं है लेकिन समुंदर है, बट जितना समुंदर है उसको भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हम लोग।
मतलब एक टूरिज्म को डेवलप करने के लिए नेचर को प्रिजर्व करना भी जरूरी है। आप अगर उतना भी कर लेते हो ना, यूरोप में ऐसा कितना सारा कंट्रीज है जो सिर्फ टूरिज्म के बेसिस पे चलता है, और वो भी हाई रिच क्लास कंट्रीज है। जानते हो आप लोग, यूरोप में से बहुत सारे कंट्रीज है ओनली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। पता है क्या आप लोगों को? थोड़ा खबर करोगे तो पता यस चलेगा। सर। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है वहां पर, खेती बाड़ी कुछ नहीं होता, बर्फबारी होता है, और सिर्फ लोग टूरिज्म के लिए वहां पहुंचते हैं। आप बोलोगे सर वेस्ट बंगाल में कौन टूर करने आएगा? अरे कभी सोच के तो देखो। ठीक है, अपने गांव को बनाओ, अपने छोटा सा शहर को इतना सुंदर बनाओ कि उसी को देखने के लिए लोग आ जाएगा। इंडोनेशिया में एक बस्ती है, आप लोग जानते हो सर? इंडोनेशिया में एक बस्ती है, बस्ती समझते हो? अरे जिसको हम लोग स्लाम बोलते हैं। सुने हो कि नहीं सुने स्लाम के बारे में? हाँ, चलो सर मैं आपको स्लाम यस सर। दिखाता हूँ, और आज का बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो स्लाम देख के स्टार्ट करेंगे। कैसा स्लाम शायद आपने कभी सोचा नहीं है। ऐसे पढ़ना तो बहुत कुछ है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ, किताबी बातें तो भर भर के हैं सर। बट किताबी बातें पढ़ने से पहले चलो सर, इंडोनेशिया, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके सर। एक सेकंड। ऐसा स्लाम कभी सोच पाओगे सर? देखो सर स्लाम देखो, ये स्लम है, रेनबो विलेज बना दिया सर स्लम को। आप इमेजिन कर सकते हो सर? हाँ, एक स्लम को भी ऐसे रेनबो विलेज बनाया जा सकता है। आपने कभी खबर देखा इसके बारे में? हाँ सर, अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। ना सर, देखेंगे। मतलब स्लम कौन घूमने जाते हैं? हमारे इंडिया में भी स्लम है, वर्ल्ड क्लास स्लम। स्लम क्या नाम है सर हमारे इंडिया का स्लम का? जल्दी बोलो। वर्ल्ड क्लास स्लम है हमारे यहाँ पर, बहुत बड़ा बस्ती, वर्ल्ड लार्जेस्ट धारावी। बस्ती सर। हाँ, धारावी सर, वेरी गुड। धारावी। धारावी, ठीक है, धारावी इन मुंबई, ऐसे इकोनॉमिकली काफी डेवलप है। बट सर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है धारावी का, वो उतना क्वालिटी नहीं है ऑब्वियसली। मतलब अगर हम लोग चाहे तो धारावी इकोनॉमिकली बहुत डेवलप है सर। इसका जो इकोनॉमी है ना, इसको जबरदस्त डेवलप कर सकते हैं। धारावी का इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप है इसका। इवन एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस देता है धारावी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। इवन आपको सुन के मतलब आप मतलब चौकन्ना रह जाओगे कि एवरी ईयर धारावी में इसका इकोनॉमी को देखने के लिए, इसके इकोनॉमी को देखने के लिए मैं जस्ट इकोनॉमी में क्लिक किया, आप देखो सर यहाँ पर ऐसे टॉप क्लास बिजनेस होता है यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेशली, बुटीक, मतलब जो बेसिकली क्या बोलूँ सर, स्पेशली लड़की लोगों के लिए जो सलवार चूड़ीदार वगैरह जो बनता है ना, मतलब फैशनेबल जो होते हैं, जो मुंबई या महाराष्ट्र या विभिन्न अलग अलग स्टेट्स में बड़े बड़े शोरूम में बिकता है, वो सब चीजें यहाँ पर बहुत गजब लेवल में रेडी होता है सर। ठीक है, ये धारावी के अंदर ऐसा बहुत सारा कारीगरी होता है। लेकिन अगर आप इसका इकोनॉमी एक नजर से देखोगे, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? जस्ट लुक हियर, ये इकोनॉमी में देखो, ये यस कहाँ सर। चला गया? टोटल टर्नओवर इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 500 मिलियन एंड 650 मिलियन पर ईयर टू ओवर 1 बिलियन पर ईयर, मतलब धीरे धीरे 1 बिलियन हो गया। ठीक है, पर कैपिटा इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स इज ऑलमोस्ट अबाउट 3 लाख टू अबाउट 1 मिलियन। 3 लाख से लेके 1 मिलियन तक पर कैपिटा इनकम है यहाँ पर। रेंजेस बिटवीन $500 टू $2000 पर ईयर। मतलब धारावी है तो बस्ती, बट कोई गरीब नहीं है सर। लेकिन सर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर, मतलब हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, मतलब हमारे पास है, उपाय है। ऐसा नहीं कि हमारा इकोनॉमी खराब है, हमारा इकोनॉमी खराब नहीं है सर। देख के बहुत ऐसा लगेगा कि भाई क्या है ये। हाँ, मतलब आप मुंबई में जाओगे, सेंटा क्रूज में भी एक है, मैं देखा हूँ सेंटा क्रूज एयरपोर्ट जो मुंबई एयरपोर्ट है, उसके बगल में भी एक ऐसा स्लम एरिया है। बट ये वही है सर कि हम अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करते हैं और अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे डेवलप करते हैं, दिस ऑल डिपेंड्स। तो एक स्लम में भी इतना सारा, मतलब $1 बिलियन का बिजनेस होता है, तो नॉर्मल एरिया में नहीं हो सकता? अरे हो तो बहुत कुछ सकता है, बट करने के लिए वो मानसिकता होना चाहिए ना, वो मेंटेलिटी होना चाहिए। बिजनेस इज नॉट अबाउट नॉलेज एवरीथिंग, बिजनेस इज अबाउट मेंटेलिटी। आपके पास नॉलेज कम ज्यादा हो सकता है, बट अगर आपके पास मेंटेलिटी ना हो तो आप बिजनेस नहीं बना सकते। तो चलो सर, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा किताबी बात भी कर लिया जाए। आज किसी किसी का थोड़ा नेटवर्क इश्यूज लग रहा है,
कोई बात नहीं सर, चलो हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो बाद में रिकॉर्डिंग देखना। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? आज हम लोग पढ़ेंगे सर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस जो क्लासेस बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कवर किया था मैंने, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था सर? एनवायरमेंटल स्कैनिंग याद है आप लोगों को? हाँ सर। पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, वाई एनवायरमेंटल एनालिसिस। सर केस स्टडीज हुआ था कोको कोला का, याद है? यस सर। यस कोको सर। कोला, पतंजलि, इसके साथ साथ और भी कंपनीज का, हाँ, नॉट जस्ट कोको कोला, सर डेयरी पेप्सी कैडेबरी, का। और क्या हुआ था? डेयरी मिल्क का। डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क का केस स्टडीज, वेरी गुड सर। ठीक है, डेयरी मिल्क का केस स्टडीज, कोको कोला का केस स्टडीज। ठीक है, तो ये सब हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस में पढ़े थे कि किस तरह से बिजनेस अपने आप को एनवायरमेंटल एनालिसिस करके डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें प्रीवियस 2-3 क्लास में होके रखा है। बट आज हम लोग क्या बात करेंगे सर? आज हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जिनका प्रीवियस क्लासेस मिस है 1-2, ठीक है, उनको मैं क्लास शेयर करूंगा, तो एक बार देख लेना। कोई डाउट हो तो मुझे क्लास में पूछ लेना, सिंपल सी बात है सर। ठीक है, डाउट होगा नहीं, अगर हो जाए तो प्लीज पूछ लेना। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप थोड़ा सा नजर डालते हो, क्या दिखाई दे रहा है सर? क्या आप लोगों को दिख रहा है सर? मुझे थोड़ा बताइएगा तो। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हाँ सर दिखाई दे रहा है ना? ओके, यस तो सर। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा सर, कि व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट इन बिजनेस एंड व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन बिजनेस। अगर आप थोड़ा सा नजर दोगे, थोड़ा सा नजर डालोगे इंटरनल लेवल पे, सर वैल्यू सिस्टम, सर व्हाट इज वैल्यू सिस्टम? क्या लगता है आपको वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या बताना चाह रहा है? वैल्यू सिस्टम, वैल्यू का मतलब, जल्दी बोलो, वैल्यू का मतलब क्या, क्या समझ में आ रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वैल्यू सिस्टम क्या है? বিজনেসের মধ্যে কতটা ভ্যালু আছে বিজনেস बिजनेस के अंदर कितना वैल्यू है ये बताया जा रहा है सर। हाँ, और किसको क्या लगता है? संपत को लगता है बिजनेस की वैल्यू, किसी और को कुछ लगता है? बोलो सर, जो फील करते हो वही बोल सकते हो। वैल्यू सिस्टम इन द স্যার सेंस এমপ্লয়ীদেরকে ঠিকঠাকভাবে ট্রিট করা ওইগুলো ডিপেন্ড করে एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रीट करना, ये डिपेंड करता है। और किसी को कुछ और? सर वैल्यू सिस्टम बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में कहा जा रहा है सर, वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में कहा जा रहा है सर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कहा जा रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में कहा जा रहा है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कहा जा रहा है, लेबर यूनियंस के बारे में कहा जा रहा है, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के बारे में बोला जा रहा है। दीज आर इंटरनल एनवायरनमेंट्स, जिसके ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। नहीं समझ आया सर? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस का वैल्यू नहीं सर, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर वैल्यू सिस्टम के लिए बताया जा रहा है सर कि बिजनेस को कितना इंपॉर्टेंस ही देते हैं हम लोग। जैसे आप बोलते हो ना कि दोस्तों के बीच में, सपोज आप 2 फ्रेंड हो, 2-3 फ्रेंड हो, एक फ्रेंड ऐसा है जो आप दो, मतलब आप तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसको आप उतना वैल्यू नहीं देते। क्यों वैल्यू नहीं देते? शायद वो बात बात में अपना बात घुमा लेता है, शायद वो कमिटेड नहीं है आप लोगों के प्रति। हाँ सर, कमिटेड नहीं है आप लोगों के प्रति। सपोज आप 3 फ्रेंड हो, आप लोग 3 दोस्त हो, अब तीनों फ्रेंड के अंदर कमिटमेंट होना जरूरी है ना सर, ये एक दूसरे के लिए जान दे दे। आजकल ऐसा दोस्त मिलता है सर कि एक दोस्त दूसरे के लिए जान दे दे? ऐसा दोस्त अगर अगर आप लोगों का है तो बहुत लकी हो आप लोग। ठीक है, ऐसा ऐसा दोस्त अगर मिल जाए ना जिंदगी में, तो उसको ना पकड़ के रख लीजिए हो, क्योंकि कभी छोड़ना नहीं है। बिकॉज आजकल ना दोस्ती, वो वाला दोस्ती मिलता नहीं है। ठीक है, बिकॉज लोग इतना ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो चुका है, वैल्यू सिस्टम भूल चुका है। एक गुड फ्रेंड, ऐसे कहा जाता है सर, बोलते हैं कि आपके पास हजारों किताब हो, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ लो, बट अगर एक गुड फ्रेंड आपका जिंदगी बदल के रख देगा। समझ में आ रहा है सर? एक गुड फ्रेंड बहुत कुछ सिखा सकता है सर आपको, वो आपको खत्म भी कर सकता है और वो आपका जिंदगी भी बना सकता है। तो कैसा वाला गुड फ्रेंड बताया, तो फिर खत्म तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली आपको हमेशा सही गाइडेंस देगा। अब वो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो सकता है, आपके कोई गुड, मतलब सीरियसली, मतलब जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन के रहेगा आपका, वैसा कोई तो हो सकता है। मतलब
ऐसा बहुत सारा हो सकता है। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, वैल्यू सिस्टम मीन्स बिजनेस करने के लिए बिजनेस को कदर करना। बिजनेस का कदर समझते हो ना? आप जिस चीज को कदर करोगे, कदर करना मतलब उसको वैल्यू करना, उस मैटर के बारे में सोचना, उसके बारे में समझना। जब तक हम ये नहीं करते तब तक हम लोग उसको कैसे डेवलप कर पाएंगे? सपोज जैसे मेरे फैमिलीज में मेरे मैटरनल अंकल के फैमिलीज में, तो मेरा, जिसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं सर, मामा बाड़ी बोलते हैं ना सर। अरे हम लोग क्या बोलते हैं? मामा बाड़ी यस सर, बोलते हैं। मैटरनल হলে মামা বাড়ি, প্যাটার্নাল हाँ, হলে বাবা ये বাড়ি। सर। तो जो मामा घर या नानी हाल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? तो नानी हाल बोलो, मामा घर बोलो, जो भी बोलो, तो मेरे मामा घर की फैमिली जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ा फैमिली है, उन लोगों का जॉइंट बिजनेस चलता है, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल अपने घर के से ही बता रहा हूँ आपको। तो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में हम लोगों का जो बिजनेस जो उनका है वो है आपका स्वीट शॉप है, ठीक है? तो ये स्वीट शॉप जो चलाते थे उसमें अभी जनरेशन टू जनरेशन करके जैसे जैसे मिलता जाता है सर, जनरेशन वाइज जो ट्रांसफर होता है सर, ठीक है? तो सक्सेशन पे जैसे अभी जो दुकान चला रहे हैं वो मेरा थोड़ा सीनियर भाई लोग हैं, ठीक है? मतलब जो बड़े दादा होता है ना सर, वो लोग चला रहे हैं। तो उसमें से एक भैया है, उनसे मेरा काफ़ी बात होता रहता है। तो वो जो मेरा एल्डर ब्रदर है, वो एल्डर ब्रदर मेरे को बीच बीच में फ़ोन करता है और बेस बोलता रहता है कि भाई ये मिष्टी दुकान का लाइफ जो है ना, ये बंगाली में बोलते हैं मिष्टी दुकान है, तो ये जो मिठाई दुकान का लाइफ है ना, एकदम बेकार का है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है? फ्यूचर डूम, मतलब उनको लगता है कि मिठाई दुकान में कोई फ्यूचर नहीं है। सर आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में मिठाई दुकान में कोई फ्यूचर नहीं है? क्या स्वीट शॉप बिजनेस में दम नहीं है? क्या लगता है? दम है सर। হ্যাঁ স্যার, दम হ্যাঁ है স্যার कि नहीं আছে। है? हम्म? হ্যাঁ अरे बहुत दम है, तो दम है। স্যার, बहुत এটা তো दम है। মানে কাঁচা মালের পর্যায়ে পড়ে, মানে মিষ্টির দোকানটা। ऑब्वियसली कच्चा माल हो या पक्का माल, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर स्वीट शॉप का ओनर हो, और ये जो मेरे दादा को मिला है, ये जो मेरा एल्डर ब्रदर्स लोग चला रहे हैं आजकल, मतलब मामा का जो बच्चे लोग हैं वही चला रहे हैं, तो उनमें से मैक्सिमम को लगता है कि मिठाई दुकान में कोई फ्यूचर नहीं है। इवन आजकल जो मेरा मामा लोग अभी थोड़ा सा ओल्ड एज हो चुका है, 60 के आसपास पहुंच चुके हैं, अबव 60 भी कोई कोई हो चुका है, तो उनका जो बच्चा लोग है वो संभाल रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि फ्यूचर मिष्टी दुकान में फ्यूचर नहीं है, ठीक है? तो वो लोग ना प्रॉपरली बिजनेस को ना मैनेज नहीं कर पा रहे इवन, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है उनके पास करेंटली, लेकिन वो कंफ्यूज होते रहते हैं। मेरा बोलने का मतलब यही है। आपको ये वाला मिष्टी दुकान के बारे में पता है सर? एक फेमस मिठाई शॉप, नाम जरूर सुने होंगे आप लोग, बलराम मल्लिक एंड राधा रमन मल्लिक, नाम सुना है? हाँ सर। है ना? ये भी मिठाई शॉप चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर मिठाई शॉप है सर हमारे वेस्ट बंगाल में, बट ये एक मिठाई शॉप है जो बलराम मल्लिक एंड राधा रमन मल्लिक साउथ कोलकाता में है, ठीक है? ऐसे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ है, कौशबा, ठीक है, मिष्टी हाब, लेक गार्डन्स, पार्क स्ट्रीट, सॉल्ट लेक, गोड़ियाहाट, बालीगंज, भवानीपुर, रसेल स्ट्रीट, नागतला। ओके, अर्पिता को तो पता ही होगा। अरे कौशबा में है तो तेरे को पता होगा। यस आई नो, इसीलिए तो तू बोल रहा है यस सर आई नो। तो स्ट्रीट बियॉन्ड रिलीजियन, ओके। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि मिठाई बिजनेस ऐसे कॉर्पोरेट लेवल में भी जा सकता है, कभी किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, इसमें फेमस फेमस बंगाली स्वीट्स है, आप जाके वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये लोग अपने मिठाई शॉप को वैल्यूएशन दिया है, कदर किया है इसका, तब जाके इनका मिठाई शॉप इतना वर्ल्ड क्लास बना है। इंटरनेशनल लेवल में इनका बिजनेस चलता है सर। यूएस में जाते हैं इनका मतलब मिठाई, इवन जो भी फॉरेन से आते हैं इनका मिठाई लेके फिर जाते हैं। इनका एक फेमस फेमस कुछ है, ऐसे प्रोडक्ट में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, ऐसे मैंने कभी नहीं खाया लेकिन मुझे पता है, जैसे बेक्ड दोई, ठीक है, आबार खाबो बोल के कोई संदेश है, मतलब फिर से खाना है, नाम ही दे दिया आबार खाबो। ओके, भाजा रैंगुलर पीठे, ओके, भाजा तिलेर पीठे, आई डोंट नो, सब कुछ आप लोग कभी जाके चेक कर सकते हो। बट मेरा कहने का मतलब एक्चुअली राधा रमन मल्लिक का प्रमोशन नहीं करना है और मुझे ऐसा कोई बात भी नहीं है इसमें, बट मेरा कहने का मतलब है कि एक स्वीट शॉप इस लेवल में जा सकता है, इवन नॉट जस्ट राधा रमन मल्लिक। आप लोग हल्दीराम के बारे में सुने हो सर? हल्दीराम, गांगूराम, सुने कि नहीं सुने? अरे ये भी तो स्वीट शॉप हाँ चलाते सर। हैं, यस है सर। ना? हल्दीराम का बिजनेस तो वर्ल्ड क्लास बिजनेस है। हाँ, हल्दीराम, केसीदास, धर्मतला में केसीदास, वो भी तो वर्ल्ड क्लास बिजनेस करता है। रसगुल्ला को एक टीन में डाल के, हाँ सर, केसीदास का रसगुल्ला देखो, मैं टाइप करूंगा अभी दिख जाएगा, स्वीट शॉप भी दिख जाएगा, रसगुल्ला भी दिख जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो
आज आपको खाने का मूड लग रहा है, अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर। केसी दास, ये इन्वेंटर ऑफ रसगुल्ला में भी इनको ऐसे नवीन चंद्र दास का नाम आता है, बट ये जो रसगुल्ला, पैकेज्ड रसगुल्ला, ठीक है, ये रसगुल्ला का पैकेज आप रेलवे स्टेशन में भी देखे होंगे। ये पैकेज रसगुल्ला इंटरनेशनल लेवल में जा रहा है। अब देखो मेरे मामा घर में फैमिली में भी वो लोग भी मिठाई दुकान चलाते हैं, बट उनको लगता है फ्यूचर नहीं है। इसका मतलब क्या, वो बिजनेस को वैल्यू ही नहीं दिया, है ना सर। जो वैल्यू देना चाहिए था उनके पास, जो शॉप था उनके पास, उसी में उनको गुजारा करना है, चला रहे हैं, अच्छा चल जाता है उनका, लेकिन उनको उसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब तो फिर अगर आपको अपने बिजनेस में वैल्यू नहीं दिखता तो आपको लगता है कि आप उसमें डेवलपमेंट ला पाओगे? हाँ सर। ना सर। नो सर। तो नो यही सर। तो है, छोटा सा फर्क है। अब ऐसा बात करना किसी से भी, मैक्सिमम लोग, मैं मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम मतलब आप किसी से भी बात करो जो जो बिजनेस करता है ना, उनको लगता है कि इसमें कोई लाइफ नहीं है। जैसे मैं एक बार इससे बात कर रहा था, जो लोग सैलून का बिजनेस करता है, अरे सैलून मतलब सर क्या बोलते हैं उसको, बार्बर बोलते हैं ना, सर बार बार्बर, ओके। यस सर। अब बार्बर बिजनेस में भी आप सोचो, इनको इनको पूछो, अरे ये नाम क्या है, जावेद हबीब हेयर एक्सप्रेसो, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ये सर जावेद हबीब हाकिम अली में से मुंबई थे। हाँ ठीक है। अब जावेद हबीब ये क्या चलाते हैं, थोड़ी ना जावेद हबीब खुद आके यहाँ पर काटता है सर बाल, ऐसा थोड़ी है। देखो मैंने लिखा जावेद हबीब, ये भी जावेद हबीब, तो जावेद हबीब नियर मी, तो जावेद हबीब क्या करता है सर, सैलून चलाते हैं, कुछ नहीं, सिंपल नाई है, नाई। इसको एकदम पाती लैंग्वेज में बोलो तो सिंपल नापीत है, बंगाली में बोलो तो। पर देखो सर, इनका खुद के काम पे अपना कदर देखो, अपना वैल्यू देखो। अब देखो तुम खुद को वैल्यू नहीं करोगे तो तुम्हें भी कोई कदर नहीं करेगा। ऐसे कहा जाता है कि जब तक इंसान अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करता, जब तक इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता, तो दुनिया भी उसको वैल्यू नहीं देगा। कहा जाता है ना सर, এই জন্য বলে নিজেকে সম্মান দিলে লোককেও তোমাকে সম্মান দেবে, ऐसे बोलते हैं बंगाली में भी, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि तुम आगे নিজেকে সম্মান दाओ तो दुनिया তোমাকে सम्मान देवे। मतलब अगर तुम खुद को रेस्पेक्ट करते हो तो दुनिया तुम्हें रेस्पेक्ट देने के लिए ना बाध्य हो जाएगा सर। तो ये सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम। अब किसको पता था कि एक नापित भी वर्ल्ड क्लास नापित बन जाएगा? हाँ, किसी को नहीं पता था, बट इसको पता था कि मैं नापित प्रोफेशंस को वर्ल्ड क्लास बना सकता हूँ। किसको पता था? जावेद हबीब को पता था। आजकल वो थोड़ी ना हर जगह में आके नापितगिरी करता है या फिर नाईगिरी करता है, कुछ नहीं करता। वो सिंपल अपना फ्रेंचाइजी दे देता है और सिर्फ जावेद हबीब के नाम पे दुकान चल रहा है। ये सब नो, दुर्गा पूजा के टाइम पे कोई भी फैशन, मतलब बेसिकली अपने बंगाल में दुर्गा पूजा के पहले एक फैशन शो चलता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो उस टाइम पे देखना जावेद हबीब पे लाइन देखना। मैं देखता हूँ, मेरे घर के सामने एक है, एकदम मेरे घर के बगल में ही है, ठीक है, लाइन बाप रे बाप, जैसे 1 किलोमीटर से लाइन लगा के बैठा हुआ है सब कि अभी जावेद हबीब के पास बाल काट के जाएगा। लेकिन थोड़ी जावेद हबीब आ रहे हैं, हाँ, जो फ्रेंचाइजी लेके उनका ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं उसी से चल रहा है। इसको बोलते हैं वैल्यू देना। लेकिन अब नॉर्मल किसी नापित से पूछो कि दादा कैसा है बिजनेस, उनको क्या, वो क्या बात करेगा, अरे ये सब कोई करता है क्या, ये सब बिजनेस में कुछ नहीं है, यही बोलता होगा ना। हाँ सर, आपको क्या लगता यस है सर। कि ये जो मेरा जो सोच है, ये जो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, ये मैंने रिसर्च करके पता किया सर, किताबी बात से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जहां जाता हूँ उनसे बात करता हूँ, उनके बिजनेस के बारे में हमेशा पूछता हूँ, ठीक है। उसमें से कोई कोई मिल जाता है जो सीरियसली अपने बिजनेस को लेके बहुत प्राउड फील करता है, बहुत मतलब वैल्यू देता है अपने बिजनेस को। एक वेजिटेबल ओनर है जिनसे मैं वेजिटेबल लेता हूँ, अच्छा कमा लेता है सर, ऑलमोस्ट मंथली 1 लाख के आसपास उनका इनकम है, गारंटी। सीरियसली मैं उनसे बात किया, उनसे हिसाब लिया कि वो पर डे कितना सब्जी लाता है, कितना सेल हो जाता है, कितना मार्जिन रहता है। आप भी बात किया करो, आपको भी पता चलेगा, ठीक है। तो जो अपनी चीजों को कदर करता है, वैल्यू करता है, उनका चीज हमेशा वैल्यूएबल लेवल में जाएगा। जैसे आप जो स्टडी कर रहे हो, आपको अगर लगता है कि आप जो कॉमर्स का स्टूडेंट्स हो, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप सीए को कदर करोगे तो सीए भी आपको कदर करेगा, ठीक है। अगर आप सीए में बन रहे हो, आप कदर करो। आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो, कदर करो। आप सीएस बन रहे हो, कदर करो। बहुत लोग पूछते हैं सर किसमें ज्यादा मतलब अच्छा है, सीए में अच्छा है, सीएमए में अच्छा है कि सीएस में अच्छा है? अरे सर सब में है, सबका अपना अपना वर्क लाइफ है, सबका अपना अपना वर्क लाइफ है, सब में अच्छा फ्यूचर है। जो करोगे उसी में फ्यूचर। बन के तो दिखाओ अपने हिसाब से, पता तो करो भाई सीएस करने में क्या वैल्यूएशन है। मैं बताऊंगा ऐसे आप लोगों को सीए करने में क्या वैल्यूएशन है, सीएमए का क्या वैल्यूएशन है, आपको सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे। लेकिन सवाल यही है कि आप अगर अपना वैल्यू नहीं करोगे
हमेशा देखना, आप जो कोर्स में एंटर करते हो ना, आपको लगता है ये कोर्स नहीं दूसरा कोर्स करने से अच्छा लगता। सपोज माना जो सीए कर रहा है ना, उसको लगता है कि भाई बेकार का लाइफ चूज कर लिया, इससे अच्छा है एमबीए कर लेता। एमबीए वाले सोच रहा है कि बेकार में 10 लाख डूब गया मेरा, इससे अच्छा है कि 1.5 लाख में सीए कर लेता। सुने होंगे ऐसे। हाँ, आपके कोई कजिन ब्रदर्स है, वो साइंस लेके पढ़ रहा है, ठीक है, बीटेक एमटेक किया है, वो आपसे पूछ रहे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोल रहे हो मैं तो फाइनेंस में पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस या फिर सीए सीएमए कर रहा हूँ, फाइनेंशियल। बोले भाई तेरा वाला ही अच्छा है, मुझे भी बैंक का ही प्रिपरेशन करना है। देखना आजकल बीटेक वाले बहुत ज्यादा बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ सर, ऐसे सुनते हो? प्रॉब्लम क्या है? यस सर। कोई अपनी चीजों को वैल्यू ही नहीं करता, सबको लगता है दूसरे की थाली में घी ज्यादा है। हाँ सर, सबको ही फील होता है, और इसी में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन बढ़ता है। और जितना कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, अपना करियर भी डामाडोल होता है। करियर को डामाडोल नहीं करना है। आप लोग विवेकानंद जी का एक बहुत फेमस एक लाइन है, सुने हो क्या? ये वैल्यू सिस्टम पे बना हुआ एक लाइन है, ये वाला लाइन, टेक अप वन आइडिया। हाँ, टेक वन आइडिया, ये वाला लाइन कभी पढ़ना। ये देखो मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली विवेकानंद जी आ गए। कहाँ चला गया? ये देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. कभी सोचा है इसके बारे में? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, यही है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का अगर कोई डेफिनेशन बन सकता है तो वही डेफिनेशन बन सकता है। टेक अप वन आइडिया, एक आदर्श में जियो, मेक दैट वन आइडिया, चाहे नाई बनना है नाई बनो, नाई मतलब बार्बर बनना है बार्बर बनो, मोची बनना है मोची बनो। खादिम्स क्या करता है? मोची ही तो है। हाँ सर, अरे खादिम्स मोची है कि नहीं है? यस यस। हाँ, अरे भाई वो Yes, बाई sir. कास्ट क्या है मुझे नहीं पता, खादिम्स बाई कास्ट क्या है आई डोंट नो, बट काम तो मोची का करता है। हाँ सर, सर जो ग्वाला प्रोफेशन संभालते हैं, मतलब जो दूध दूध का कारोबार करते हैं, जैसे बलराम मल्लिक क्या कारोबार करते हैं? ग्वाला का प्रोफेशन संभालते हैं ना सर। ग्वाला मतलब जो कृष्ण भगवान की फैमिलीज जो करते थे जरा दूध दूध बेचने का, है ना, दूध बेचना या दूध से चीज बना हुआ चीजों को बेचना, तो बेसिकली वो ग्वाला प्रोफेशन करते हैं। अगर आप नॉर्मल में देखो तो ग्वाला प्रोफेशन एक अदर बैकवर्ड कास्ट में आता है, ओबीसी होते हैं नॉर्मली। तो क्या ये ओबीसी बन गया सर? अरे भाई अपने जात पात से कुछ नहीं बनता, अपने काम को वैल्यू दोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं भाई तुम एससी हो एसटी हो ओबीसी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कौन ब्राह्मण है कौन क्या है फर्क नहीं पड़ता, सब काम पे डिपेंड करता है। आप अपनी मिठाई प्रोफेशंस को इस लेवल पे लिखे गए, कोई पूछेगा भी नहीं भाई तुम ग्वाला हो क्या? अरे भाई वो बोलेगा भाई कॉर्पोरेट लेवल में काम करते, किस बात का ग्वाला बोल रहे हो तुम इसको? हाँ, अरे ग्वाला समझते हो ना, जो बेसिकली गाय या दूधों का प्रोफेशन संभालते हैं। तो इस तरह से सोचा करो ना, ठीक है। तो विवेकानंद जी का ये आइडिया जो है ना, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, उसी आइडिया में जियो, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया, एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, बाकी सबको साइड में कर दो। तभी जाके आपको जो सक्सेस मिलना है वो मिलेगा, जो बिजनेस बनाना है आप बना पाओगे, जो करियर बनाना है आप बना सकते हो। ये मेरा कहना नहीं है सर, मैं तो एक साधारण सी, क्या बोलूं सर, साधारण टीचर हूं एक, लेकिन विवेकानंद जी का मानना है, आप जरूर सोचा करो, कुछ तो समझ में आएगा आपको। तो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड सर व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब अंदर की सोच की बात चल रहा है यहाँ पर। सर आपका खुद का एक मिशन या ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे जावेद हबीब ने सोचा होगा कि भाई मैं बाल काटने के प्रोफेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा, ये क्या है उनका, ये उनका मिशन है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। तो आपका मिशन, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये आपके अंदर से आता है। जैसे बोला जाता है ना, अंतरात्मा की आवाज को सुना करो, है ना, थोड़ा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले तो ऐसे लैंग्वेज आता है कि अपनी अंतरात्मा को सोचा सुना करो। ठीक है, बहुत लोग ना ऐसे करते, कभी ये करते कभी वो करते, अरे नहीं, कभी ये कभी वो, ऐसे करके आप कहीं की नहीं रहोगे। करते ना सर, किसी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं, आज ये प्रोफेशन चूज करता है कल वो प्रोफेशन। स्टूडेंट्स में बात करो ना, आज ये वाला कोर्स करेंगे कल वो वाला कोर्स करेंगे, किसी कोर्स में टिक के नहीं रहता, ना तो कोर्स करते हैं ना तो करियर चूज करते हैं। आज ये बन जाए कल वो बन जाए, अरे भाई टुडे कुछ और टुमारो कुछ और, फिर आप रहोगे क्या? हाँ, टुडे टुमारो के बीच में तो आप पूरा फंस गए सर। ऐसा नहीं करना है, आप सोचो, ठीक है, टाइम लो,
टाइम लेने का मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर का टाइम, एक रीजनेबल टाइम होता है हर चीज का। आप लोगों को पता है ना, डिमांड एक रीजनेबल टाइम पे किया जाता है, हर चीज का एक रीजनेबल टाइम होता है। सोचने का मतलब, माँ पापा ने लग्जरी दिया, माँ पापा ने, पेरेंट्स आपको लग्जरी देता है आजकल, हाँ सर, पेरेंट्स बोलता है बेटा कुछ भी कर, लग्जरी मिलता है बहुत लोगों को, एटलीस्ट 90% को लग्जरी मिलता है, 10% होगा जिनको लग्जरी नहीं मिलता। अगर आपको लग्जरी मिल रहा है ठीक है, लग्जरी यूज करो, बट मेरे हिसाब से जिनको लग्जरी नहीं मिलता वही कुछ बन जाता है। अगर आपको लग्जरी मिल जाता है ना तो टू मच ऑप्शंस आपको खराब कर देता है। बहुत सारा ऑप्शन जिनके पास होगा ना, ना वो मिशन ढूंढ पाते हैं और ना ही वो ऑब्जेक्टिव ढूंढ पाते हैं। आपके पास ज्यादा ऑप्शन होना अच्छी बात नहीं है, मतलब ये मेरा मानना है। आप भी सोचा करो, समझ में आएगा आपको। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना, तब देखना आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो। ज्यादा ऑप्शन में ही प्रॉब्लम। हाँ, कभी ये बन जाओ, कभी वो बन जाओ, अरे क्या मजाक चल रहा है, ये बनना हो, ये बन जाओ, वो बन जाओ, एक पर्टिकुलर वे में चलो, बन जाओगे सर, जो बनना है बन जाओगे। तो दिस इज हाउ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एक्चुअली वर्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, मैं आपको बताया, देखो एक मिठाई दुकान में कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया, काम करोगे राधा रमन मल्लिक में? ये लोग रिक्रूटमेंट भी करता है सर टॉप लेवल में, इनका बिजनेस इतना मतलब इतना वर्ल्ड क्लास बन गया है कि मिठाई शॉप भी वर्ल्ड क्लास बन गया। ऐसे हल्दीराम प्रभु जी है, फिर आपका ये और एक बिजनेस है, मुझे नाम याद आ रहा है, एक सेकेंड, बालाजी वेफर्स, नाम सुने हो? सुना है? जैसे हमारे इधर हल्दीराम चलता है ना, साउदर्न इंडिया में एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बालाजी वेफर्स चलता है। फेमस कंपनी, फेमस कंपनी, रेवेन्यू देख रहे हो सर 2400 करोड़, हेडक्वार्टर गुजरात राजकोट में है इनका, ठीक है। मतलब ये गजब लेवल में अपना बिजनेस को बना। इनका कहानी अगर कभी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। ऐसे हल्दीराम का कहानी भी बहुत गजब का कहानी है, सिमिलरली बालाजी वेफर का, इसका भी कहानी गजब का है। ये देखो, चंदू भाई and his brothers Viku Bhai and Kanu Bhai migrated from a small village Dhundharaj, Kalawad Taluka, Jamnagar district, Gujarat. Their father Popat Bhai Virani was a farmer who sold ancestral agricultural land and gave 20,000 to them. एग्रीकल्चरल लैंड बेच के 20,000 हाथ में दिया था, टू देम टू वेंचर इनटू ए बिजनेस। उस 20,000 को आज उन्होंने कितना बनाया दिया सर, देखो कितना बना रहे हैं, 2,400 करोड़, 2,400 करोड़। 2,400 करोड़। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि क्या बन सकता है। मार्केट शेयर में अगर मैं बात करूं, बालाजी शेयर ऑफ लोकल पोटैटो एंड वेजिटेबल चिप्स मार्केट 13.7% in 2012 from 9.5% in 2008 according to Euromonitor. Balaji also dominating the western market with a share of 71%. वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इनका बिजनेस चलता है। इट इज होम स्टेट गुजरात, इट हैज शेयर ऑफ 90%, गुजरात में 90%, वेस्टर्न मार्केट में 71। इकोनॉमिक टाइम्स रिकॉग्नाइज्ड बालाजी वेफर एज सुल्तान ऑफ वेफर्स। इकोनॉमिक टाइम्स ने इनको सुल्तान ऑफ वेफर्स का अवार्ड दिया है सर। बालाजी वेफर इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द स्नैक्स फूड एसोसिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। कहानी बहुत सारे हैं सर, आप समझ रहे हो ना कि क्या करना चाहते हो। सिर्फ आलू चिप्स बेच के क्या बेचा इन्होंने, आलू चिप्स बेचा और कुछ नहीं बेचा। ओके, लेबर यूनियन, बिजनेस के अंदर की में जो यूनियन चलता है उसको कैसे मैनेज करना है। फिजिकल रिसोर्सेस, लेबर यूनियन की बात करता हूँ ना तो मुझे वेस्ट बंगाल याद आता है। अरे आप लोग जानते हो सर वेस्ट बंगाल में जूट मिल, यस सर। वेस्ट बंगाल जो जूट मिल है सर, यहाँ पर बहुत सारे जूट मिल हुआ करता था, जूट इंडस्ट्री। ये जूट इंडस्ट्री प्रॉब्लम कर दिया वेस्ट बंगाल को। मतलब एक्चुअली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तब भारत का इकोनॉमी ना दो हाथों में डिपेंडेंट था। दो हाथ क्या, एक हाथ था गुजरात और महाराष्ट्र जहां पर कॉटन प्रोडक्शन होता है, और दूसरा हाथ था वेस्ट बंगाल एंड आज का बांग्लादेश, ठीक है, एक्चुअली ओवरऑल बंगाल, ठीक है। ये जो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है ना सर, ये ओवरऑल बांग्ला। तो 1947 में तो बांग्लादेश नहीं था सर, ठीक है, 1947 में थोड़ी बांग्लादेश था, तब वो कंट्री अलग नहीं हुआ था, तब एक ही कंट्री हुआ करता था, एक ही स्टेट था, दैट इज बंगाल। ओके, इवन उस टाइम पे बिहार भी बंगाल के पार्टी आता था, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश इसको चलाते थे, बिहार बंगाल ओडिशा, ठीक है, ये सब मिला के एक बंगाल प्रेसिडेंसी चलता था। मैं ब्रिटिश पीरियड का बात कर रहा हूँ। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिला, मैं ब्रिटिश पीरियड का, ऐसे उड़ीसा हमेशा से अलग स्टेट हुआ करता था, बिहार का भी अपना कॉन्सेप्ट था ऑलवेज सम्राट अशोका के टाइम पे, बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा बंगाल पीरियड, बंगाल प्रेसिडेंसी एक अलग था, एंड वेस्टर्न में महाराष्ट्र बेसिकली मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी में गुजरात एरिया एंड ईस्टर्न साइड में बंगाल प्रेसिडेंसी, दोनों साइड में दो बिजनेस हुआ करता था, एक तरफ कॉटन, दूसरी तरफ जूट।
लेकिन कॉटन तो डे बाय डे बढ़ ही रहा है सर। कॉटन इंडस्ट्री में सूरत और गुजरात किस तरह से अपने आप को डेवलप किया वी ऑल नो, बट क्या जूट इंडस्ट्री में बंगाल उस डेवलपमेंट को टिका पाया सर? हाँ सर, आप ही बताओ। नो सर। ना सर। हाँ, प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है कि इंटरनल लेवल में जो यूनियन बाजी है ना, ये प्रॉब्लम है सर। यूनियन रहना कोई बुरा बात नहीं है, यूनियन को कौन बैक देता है? पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब यूनियन चलता है ना, ट्रेड यूनियन के बारे में मैं आपको बस इतना कहूंगा कि जो लेबर यूनियंस होता है ना, उस लेबर यूनियन को जैसे बिजनेसमैन को भी ये रेस्पेक्ट देना होता है, सिमिलरली लेबर लोगों को भी ना रेस्पेक्ट देना होता है अपने ओनर को। एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था जानते हो? यहाँ पर एक ऐसा बवाल मच गया था। बवाल किस बात का? वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 200-300 के आसपास जूट इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारा आपको यहाँ पर मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये देख रहा है सर कैलकाटा जूट मिल, ये नोईहाटी साइड में भी मैंने बहुत सारा जूट मिल के पास एक बार गया था, एक जूट मिल में ऑडिट के काम पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोईहाटी में क्या नाम था, गजब नाम था उसका, बड़ा नाम था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है नाम पूरा, ठीक है। ये देखो ये भी जूट मिल है, ठीक है। तो ये सब जूट मिल का मेन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ज्यादा कुछ जूट मिल ऑपरेटेड नहीं है। ये देखो बाली हावड़ा में जूट मिल, ठीक है। तो ऑपरेटेड क्यों नहीं है? 2-4 मिल चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रहा है, बट ये फिर से बिजनेस को ओपन नहीं कर पा रहा है। ये जो लेबर लोग काम करता है जूट मिल में, इनका मानना था कि भाई हम हमारे लिए तुम चलते हो, और ओनर का मानना था कि ओनर का ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया था कि भाई हम इंडस्ट्री चलाते हैं तो तुम्हें पेमेंट करते हैं तो तुम्हारा घर चलता है। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। ये बोलता है तुम्हारे लिए मैं चलता हूँ, मेरे लिए तुम चलते हो। ऐसे झगड़ा में लेबर लोग काम करना बंद कर दिया, और क्या किया जानते हो? दुकान ही बंद, मतलब बेसिकली मिल पे ही ताला लग गया। मैक्सिमम आज के डेट में हार्डली 2-3 ऑपरेट करता है, बाकी सब बंद हालत में आ गया है। प्रॉब्लम क्या है? वही लेबर यूनियन। अब लेबर यूनियन को जैसे ओनर को भी मेंटेन करना चाहिए, लेबर को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। सर इतना सारा मिल बंद होके कोई अच्छा बात थोड़ी हुआ, आप बताओ? लेबर का अच्छा हुआ? ये जो इतना इतना बड़ा पॉपुलेशन जो डिपेंड करता था जूट मिल के ऊपर, क्या इनका रोजी रोटी अच्छा रह गया सर? बेकारी नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट और नहीं इंक्रीज हुआ। मतलब बात यही है सर, ये जो इंटरनल रेस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति, ये होना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। नहीं तो जूट इंडस्ट्रीज का फ्यूचर क्या हो जाएगा? और हुआ है ऑलरेडी। लेकिन क्या जूट का इंटरनेशनल डिमांड कम हुआ है सर? आपको क्या लगता है? प्लास्टिक से लोग मुंह मोड़ रहा है। अगर प्लास्टिक से मुंह मोड़ना है, अगर दुनिया को, एनवायरनमेंट को फिर से जिंदा करना है, तो किसका डिमांड बढ़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? जूट का। जूट का फ्यूचर जूट बहुत का ब्राइट सर। है, एकदम सर। जूट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज इमीडिएट, अगर आज बोलो तो आज ही प्लास्टिक बैन करना चाहिए, आज बोलो तो आज, अभी बोलो तो अभी। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री में जूट उस हिसाब से जगह नहीं बनाया, और गवर्नमेंट को तो इमीडिएटली कुछ करना चाहिए। इमीडिएटली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, सबको करना चाहिए। इमीडिएटली प्लास्टिक बैन करना चाहिए, नॉर्मल लेवल में, टोटल लेवल में बैन। ये नॉर्मल लोगों को फाइन करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक बैन होगा तभी जाके कैनल ठीक रहेगा, तभी जाके मतलब एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। नहीं तो ये जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स मतलब बन जा रहा है ना, इसका एक ही सोल्यूशन है, वो वापस जूट चाहिए डे टू डे लाइफ में। और जूट का बहुत काम है, नॉट जस्ट कि ये डे टू डे लाइफ में पैकेजिंग का, जूट में हर चीज अच्छा रहता है। जूट में रोड अच्छा बनता है, बहुत काम है जूट का। अब जूट का यूज मैं आपको क्या बताऊं, अब जूट का यूज हो जाएगा फिर। तो कहने का मतलब बहुत कुछ है, बट मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि लेबर यूनियन इज ए इंटरनल प्रॉब्लम। इसको जितने अच्छे से टैकल कर पाओगे, उसका बिजनेस उतना बेहतर बढ़ेगा। जैसे कि टाटा टाटा अपने लेबर को कितने अच्छे से हैंडल करता है सर। 100 साल से भी ज्यादा हो गया टाटा चल रहा है ना सर? यस सर। है ना? टाटा आज का बिजनेस थोड़ी है। हाँ, जैसे टाटा का जो मैं सबसे पहले बात करूंगा, टाटा स्टील बहुत पुराना कंपनी है ना? बहुत पुराना कंपनी है। तो इतना बड़ा कंपनी है, कितने अच्छे से देखो, 1918 ब्रिटिश स्टील पीएलसी से इन्होंने लिया था, ठीक है। 1967 से 1999 एंड उससे पहले 1918 से लेके 1999 तक ये चल रहा था, ठीक है। बहुत पुराना कंपनी है टाटा स्टील। तो इतना दिन हो गया, 100 साल से ज्यादा। किसी को कुछ कहना है क्या? ओके। तो बेसिकली कहना बहुत सिंपल है कि जो अपना लेबर यूनियन वगैरह संभाल लेगा, वो अपने बिजनेस को बढ़ा लेगा और डे टू डे डेवलप भी कर लेगा। फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, हाँ वो तो चाहिए ना सर।
फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज चाहिए। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। आप अगर जीत पकड़ के बैठे रहोगे कि भाई नहीं मुझे टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं करना है, तो हम पीछे ही चले जाएंगे ना। इसमें मुझे अगेन एक केस स्टडीज याद आ गया। सर आप लोगों को पता है वेस्ट बंगाल में, मतलब जब इंडिया में कंप्यूटर आया था, इंडिया में जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर समझते हो ना सर, जो आजकल हम लोग जिसको छोड़ के कुछ कर ही नहीं पाते। इंडिया में जब कंप्यूटर आया था, वेस्ट बंगाल में नहीं आया था सर, पता है आप लोगों को? हाँ सर, इंडिया में आ गया था पर वेस्ट बंगाल में नहीं आया था। क्या प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था सर, बताओ, किसी को पता है सर? ये देखो, बंगाल सीएम कॉल्स एंटी कंप्यूटर प्रोटेस्ट। ये बहुत पुराना खबर है सर, 2004 का। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि कंप्यूटर के बारे में हमारे उस टाइम का जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका मानना था कि कंप्यूटर आने से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही सोच था सर? क्या सच में कंप्यूटर आने के बाद लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, या फिर कंप्यूटर आने के बाद न्यू काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा? क्या लगता है? न्यू काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट सर होगा। न्यू काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बट जो सीएम है उनका मतलब दूर देखने का क्षमता होना चाहिए ना। एक चीफ मिनिस्टर को दूरदर्शिता रहना जरूरी है। दूरदर्शिता मतलब फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, दूर का देख पाना। तभी तो आपको सीएम बनाया गया है, पीएम बनाया गया है। अगर आप दूर का नहीं देख सकते हो तो फिर मुश्किल है। किसके लिए? अरे भाई जनता जनार्दन के लिए, पब्लिक एट लार्ज। समय का मांग था कंप्यूटर, लेकिन आपने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। 94-95 में जब साधन इंडिया, आज बैंगलोर इतना डेवलप क्यों है? कंप्यूटराइज डेवलप मतलब कारण। आप लोगों को पता है ना सर, आज के डेट में इंडिया का टेक्नोलॉजिकल कैपिटल किसको कहा जाता है, बताओ? सर बेंगालुरु। क्यों? सर टेक्नोलॉजी অনেক মানে আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে সবথেকে বেশি ফাস্ট। इसके पीछे बंगाल का एक बहुत बड़ा काम है सर। ये कर्नाटका को पहले नहीं मिलता। पूरा दुनिया ना वेस्ट बंगाल को ही पहले कंप्यूटराइज के लिए पहले चूज किया था। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजन था। जैसे नासा में साइंटिस्ट वगैरह जो है वो ज्यादातर केस में बंगाली साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, कहा जाता है। आप लोग रिसर्च करोगे तो पता चलेगा। तो साइंस एडुकेशन में बंगाल का भी अपना एक था, और वेस्टर्न लोगों को मतलब एक चॉइस था वेस्ट बंगाल, फर्स्ट चॉइस था उनका। तो क्योंकि वेस्ट बंगाल उसका फर्स्ट चॉइस इसलिए था क्योंकि वेस्ट बंगाल में उनको लगा था कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इजीली मिल जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बोला नहीं नहीं, ठीक है। उस टाइम पे सीपीआईएम पार्टी था और ज्योति बासु हमारा सीएम था। यस सर, ज्योति बासु हमारा चीफ मिनिस्टर था। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हुआ है आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करना या किसी के बारे में कुछ खराब करना ये बात नहीं है। जो फैक्ट हुआ था आप जाके चेक कर सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना मतलब ओरिजिनल है और कितना नहीं। मैं किसी को किसी के तरफ भड़का नहीं रहा हूँ। कोई सीपीएम बीजेपी टीएमसी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो वेस्ट बंगाल में बनने के लिए पूरा रेडी था, सब कुछ सेट था। लेकिन मतलब वेस्ट बंगाल बोला नहीं, हम लोग कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ हब नहीं बन सकता, आप दूसरा जगह देखो। तो तब उनका सेकंड ऑप्शन था कर्नाटका, मतलब साधन इंडिया। तो उन लोगों ने साधन इंडिया कर्नाटका चूज किया बैंगलोर के लिए, और इधर चूज किया आपका, अच्छा कुछ पार्ट कोची में भी गया, केरला कोची एरिया में, और कुछ पार्ट गया आपका हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश। आप लोग जानते हो ना हैदराबाद को टेक्नोलॉजिकली अनदर टेक हब कहा जाता है। हाँ सर, सुने होंगे आप लोग। हाईटेक सिटी। हाँ, हाईटेक सिटी बोला जाता है हैदराबाद को। तो ये जो हाईटेक सिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपिटल, ये क्या 50 साल पहले का बात है क्या? इट्स 50 इयर्स बैक और इट्स जस्ट 15 इयर्स बैक। क्या लगता है? इट्स जस्ट 20 इयर्स बैक। हाँ, जस्ट 15-20 इयर्स बैक। ये 20 साल में हुआ है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है ये आपके सामने था। इसको चेंज करने के लिए कलकत्ता ने एक, बाद में वेस्ट बंगाल का देन चीफ मिनिस्टर मतलब ज्योति बासु के बाद सीपीआईएम में ही बुद्धदेव भट्टाचार्य, ठीक है, जो 2000 के आसपास का बात कर रहा हूं मैं, मुझे पूरा याद है क्योंकि मैं उस टाइम पे हार्डली 10 इयर्स का था। तो खबर तो आता था, फिर बाद में जब मैंने बड़ा हुआ तो मुझे पता चल गया कि भाई क्या खेल चला है। तो वेस्ट बंगाल में एक सॉल्ट लेक बना है, सेक्टर 5, नाम सुने होंगे आप लोग। यस सर। ये सॉल्ट लेक सेक्टर 5 क्या है?
सॉल्ट लेक सेक्टर 5 क्या है? ये सर शुद्धिकरण है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को उन लोगों ने बोला कि शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्यों? जो गलती उन लोगों ने पहले कर चुका था वो गलती को सुधारा गया है। सर ऑफिस एरिया बोलते पारें। ऑफिस एरिया बोलने से यस, हाँ ऑफिस एरिया मतलब ये बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए उन लोगों ने एक अलग से सोचा कि भाई एक बिजनेस हब बनाएंगे कोलकाता को। तो सेक्टर 5 सॉल्ट लेक को उन लोगों ने माना कि भाई एक ऐसा एरिया बनाते हैं सेक्टर 5 को कि जहां पर टेक्नोलॉजिकल हब बने। ठीक है, ये सॉल्ट लेक का नेचुरल लेक्स देख रहे हो, ये नेचुरल है सर। ठीक है, और ये आपका रह गया सेक्टर 5 एरिया। अब ये सेक्टर 5 एरिया को उन्होंने बनाया और टेक्नोलॉजिकल के लिए सज किया, जो आज के डेट में वेबल मोड आप लोग जानते हो। ठीक है, कॉलेज मोड एरिया, ठीक है, वेबल मोड सॉल्ट लेक सेक्टर 5 देख रहे हो ना सर। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजिकल हब के लिए बनाया गया जो बाद में एक चेंजेस लाया। ठीक है, लेकिन क्या बैंगलोर बना पाया? क्या हैदराबाद बन पाया? आप समझ रहे हो ना सर, देरी हो गया था, मूवमेंट चालू हो गया था साउथ के लिए, साउथ का मूवमेंट चालू हो गया था, बंगाल ने इसको कैप्चर नहीं कर पाया। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का जो मतलब बेसिकली मतलब फिलोसॉफी था वो बंगाल के पास उस टाइम पे नहीं था, और उसी के कारण आज वेस्ट बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट का लाला पड़ा है। आपको पता ही है कि इतना सारा एजुकेटेड लोग और जितनों को जॉब मिलता है वो कहाँ जाता है? आप किसी को भी पूछो भाई कहाँ जॉब करते हो, वो क्या बोलेगा? बैंगलोर में ना। घर के बगल में देखो ना, कोई सीनियर भाई, कोई सीनियर दादा, पूछो उनसे कहाँ जॉब करता है, या तो हैदराबाद या तो बैंगलोर। मतलब टेक्नोलॉजिकल लेवल में बात कर रहा हूँ। और थोड़ा बिजनेस लेवल में, अगर थोड़ा लेबर लेवल में पूछो तो कहाँ जॉब करता है? गुजरात, महाराष्ट्र में। ये सर नो सर? यस सर मैं जो भी बोल रहा हूँ सब आप सभी के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ, मेरे अपना ऑब्जर्वेशंस कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ गलत होगा तो बोलना। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड सर इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। समझ में आया? इंटरनल एनवायरनमेंट नीचे सर डिटेल्स है, आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो भी डिटेल्स में लिखा होगा ये सारा का सारा पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ इंटरनल एनवायरनमेंट एक्चुअली वर्क, कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसी पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। बाकी चीजें तो एक्सटर्नल लेवल में है सर। एक्सटर्नल है जैसे कि सर माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो लेवल में मैं क्या बात करूं? माइक्रो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कस्टमर्स कौन होगा, कंपटीटर्स कौन होगा, मार्केट कौन है, सप्लायर्स कौन है, इंटरमीडिएरीज कौन है। एंड मैक्रो में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, ये सब मैटर मैक्रो लेवल में डिपेंड करता है। ये जो एक्सटर्नल पार्ट है सर, ये तो एक्सटर्नल लेवल में मैनेज होता है, बट जो बिजनेस का इंटरनल पार्ट है दोनों इंपॉर्टेंट है। इंटरनल भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल भी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से इंटरनल सबसे पहले है। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे को लगता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को सही करना पहला, इंटरनली आगे, इंटरनल सबसे पहले ठीक होना चाहिए, है ना सर? सबको समझ आ रहा है ना सर? ইন্টারনাল ঠিক হলে তবেই তো এক্সটার্নাল না স্যার ডেপ যদি ভালো না হয় তাহলে তো हाँ तो मतलब ठीक कहने है, का और मतलब, বেশি হবে না। हाँ मतलब एक्चुअली एक्सटर्नल हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, बट कम से कम जो हमारे हाथ में है वो तो पहले ठीक करे। ये समझो, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे हाथ में है, एक्सटर्नल इज नॉट इन आवर हैंड। ইন্টারনাল কিন্তু স্যার ইন্টারনাল এনवायरनमेंट যদি আমরা অটোমেটিক ভালো করতে থাকি, ইমপ্রুভ করতে থাকি, তাহলে অটোমেটিক কিন্তু এক্সটার্নালও ভালো হওয়ার চান্স থাকে। थैंक यू सर, थैंक यू स्नेहस, वेरी गुड, योर ऑब्जर्वेशन इज एक्सेलेंट ऑब्जर्वेशंस। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक अच्छा हो सकता है। चलो एक अच्छा बात हुआ, एक्सटर्नल इंटरनल में बात चल रहा है, स्नेहस है तो मैं पूछ सकता हूँ। स्नेहस कंट्रोवर्सी नहीं करना है मुझे, मैं बस तुम्हें एक चीज पूछना चाहूंगा। ये जो तुम लोग सिंगूर से हो, तो जस्ट मैं एक सिंपल सा चीज पूछना चाहूंगा कि करंट क्या सोच है सिंगूर के फैक्ट्री के बारे में, वहाँ का लोकल्स में, आप भी वहाँ का लोकल्स हो, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो सिंगूर में टाटा का फैक्ट्री बनने के लिए आया था, ठीक है, ऐसा ही है ना अभी भी? ये जो इमेज में दिखा रहा हूँ ऐसा? না না স্যার ডায়নামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে, এখন পুরো মাঠফাট মানে ভেঙে গেছে, अच्छा, বড় বড় গর্ত। तो अभी अभी पूरा बड़ा बड़ा मतलब घाई हो गया है। হ্যাঁ একদম। अच्छा, तो मेरे को बस इतना पूछना है कि ये फैक्ट्री क्या सिंगूर का लोग सच में चाह रहा था कि नहीं? সে প্রথমে চেয়েছিল, যখন সিপিএম এর টাইম ছিল তখন চেয়েছিল, কিন্তু ওই আমাদের সেই মমতা দিদি যেভাবে আন্দোলন করলো, তারপরে তো সেই মারপিট ফারপিট শুরু হয়ে গেল। সেই রাস্তায় রাস্তায় যখন সেই চ্যানেলের থেকে লোক আসতো, সবার থেকে কথা জিজ্ঞেস করতো, তারপরে তো বন্ধ হয়ে গেল ওই পুরো अच्छा, আন্দোলন। करंट, मैं बस करंट फीलिंग्स पूछना चाहता हूँ कि क्या अफसोस है लोगों के अंदर कि नहीं, बोल सोचता है कि नहीं नहीं না हुआ तो স্যার अच्छा हुआ? ভুলে গেছে, আর অত কেউ ভাবে না সেরকম ভাবে।
আতকও ভাবে না मतलब না। obviously थोड़ा पुराना बात है কিছু লোক না 2011 স্যার, কিছু লোক আছে মানে আমি যেমন চাই মানে এরকম হলে ভালো হতো, এরকম কিছু লোক আছে যারা চায় যে হলে অনেক ডেভেলপমেন্ট আসতো। আবার কিছু अच्छा লোক স্যার আছে আমিও চাই স্যার, এর মধ্যে স্যার পলিটিক্স ঢুকে আমিও যাবে স্যার বলতে গেলেই মানে হলে अरे স্যার বেটারই হতো। अच्छा एक सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि आप लोग सिंगूर से ही हो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड को लेके जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कि जिस लैंड पे टाटा अपना फैक्ट्री बना रहा था क्या सच में वो 3 बार फसल देने वाला मतलब হ্যাঁ 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 फार्टाइल স্যার, लैंड হ্যাঁ था হ্যাঁ ह্যাঁ হ্যাঁ ये बात सही था এটা একদম সত্যি স্যার। ये एकदम सही था अच्छा और वो 600 एकड़ और 400 एकड़ को लेके जो पॉइंट हुआ था मतलब टोटल 1000 एकड़ था एक 600 एकड़ और एक 400 एकड़ तो वो 400 एकड़ को लेके मेनली बाद में कंट्रोवर्सी छेड़ा तो वो 400 एकड़ बाद में टाटा ने एक्वायर किया था ऑब्वियसली गवर्नमेंट के परमिशन में तो टाटा खुद तो कुछ नहीं करेगा लेकिन उसी को लेके मेनली बाद में झमेला कर गया जो ममता दीदी ने उसको अपॉर्चुनिटी बना दिया आपने হ্যাঁ এখন স্যার বলছে নাকি ওই জায়গাটার মধ্যে অন্য কিছু মানে হতে পারে, পরবর্তীকালে অন্য কিছু হলেও হতে পারে। अब वो जगह में फैक्ट्री छोड़ के तो और कुछ होगा नहीं না অন্য কিছু হবে না, অবস্থা একদম খারাপ। एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकता वहां মানে पर फिर से একদমই এগ্রিকালচার একদমই হবে না, মানে এমন ডায়নামাইট দিয়ে ফাটিয়েছে কিচ্ছু নেই। कुछ भी नहीं है तब तो बनना चाहिए था सर ये बेकार हो गया কিন্তু মানে স্যার যদি আমার মনে হয় যেন স্যার পার্ট এটা করে বা বানালে রিসর্ট করে বেটার হতো। তাহলে হতে পারে। हाँ সম্পদ बना होने से अच्छा होता বানালে স্যার, হ্যাঁ স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাছে অনেক বড় অপরচুনিটি থাকতো। हाँ अगर देख কারণ हो স্যার गया এখন था तो होना সিঙ্গুরের चाहिए সিঙ্গুরের আশেপাশে মানে আপনি হয়তো জানবেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা একটা রিসর্ট করেছে আমাদের সিঙ্গুরের এখানে, अच्छा অনেক বড় জায়গার উপরে। তো ওই রকম अच्छा রিসর্ট হলে হতে পারে। अच्छा ঘরানা রিসর্ট বলে করেছে নতুন। জমিটা তো এখন টাটারই আছে। जमीन अभी भी टाटा का है लेकिन टाटा को परमिशन हाईकोर्ट ने बोला है कि वो वापस करने के लिए केस तो हार गया अब देखो क्या সে जमीन কেস के হেরে बारे में গেছে, क्या ফেরত দিয়ে দিতেই বলেছে। लेकिन अभी भी कुछ बातें पेंडिंग है शायद टाटा ने रीअप्लाई किया कुछ पॉइंट में मोस्ट प्रोबेबली কিন্তু হলে স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক বেটার হতো, আরো অনেক কোম্পানি हाँ আসতো, होने से एक अनदर जमशेदपुर बन सकता বিজনেস था বাড়তো, বিজনেস, হ্যাঁ স্যার বিজনেসটা বাড়তো। একদম সব পুরো नहीं, টাটা मेरे নগর হয়ে যেত। हाँ, मेरे हिसाब से एक बात था अगर होने नहीं देना था तो पहले ही बंद करना चाहिए ये फैक्ट्री बनने के बाद बंद करने का ये एकदम बेकार हुआ ना ये अच्छा नहीं लगा मुझे पॉलिटिक्स, अगर नहीं होना था अरे यही इसी कारण से जानते हो ना वेस्ट बंगाल का जो आज का प्रॉब्लम है कि इसका एक ही এটাই रीजन है স্যার পলিটিক্স। হ্যাঁ इसी স্যার डर से পলিটিক্সের ना কারণে कोई और आना नहीं चाहता इसी डर के कारण कोई और आना नहीं चाहता यही प्रॉब्लम है कि फिर से आएगा कोई फैक्ट्री बना देगा अब उसके बाद अगर किसी को बोले भाई फैक्ट्री बंद करके चले जाओ कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट कौन सा बिजनेसमैन को पसंद आएगा बोलो किसको अच्छा আগে लगेगा টাটা ঠিক করতে স্যার টাটাকে দেখে স্যার আরো 10টা কোম্পানি আসতো ওয়েস্ট বেঙ্গলে। हाँ ऑब्वियसली ना ऐसे अभी अरे लास्ट में जो এই लास्ट টাটা में যদি এখানে টাটার মানে এতটাই ব্র্যান্ড ভ্যালু এর দেখা দেখি মানে মোটামুটি আরো 10টা এরকম বিজনেস 10-15টা কোম্পানি স্যার অটোমেটিক আসতো নিজের ব্যবসা তৈরি করার জন্য। हाँ अरे ऑलरेडी आ भी रहा था देख टाटा का पूरा नहीं था ये देख तुम लोग एक चीज जानते नहीं हो ये जो टोटल ये 400 एकड़ टोटल 600 एकड़ था ठीक है टोटल 600 एकड़ और फिर बाद में और 400 एकड़ लिया गया था ये टोटल 1000 एकड़ जमीन में पूरा प्लांट बन रहा था ठीक है अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये जो लास्ट में 400 एकड़ पे बात हुआ ना ये टाटा के लिए नहीं था ये बेसिकली था मतलब एंसिलरी के लिए एंसिलरी समझते हो जैसे टाटा इंजन बनाता है टाटा इंजन बनाएगा टाटा तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको जो गाड़ी का जो ढांचा है मतलब जो चैसिस है चैसिस भी बना लेगा लेकिन स्टीयरिंग वगैरह छोटा छोटा नाटबोल्ट वगैरह टायर वगैरह ये सब के लिए फैक्ट्री चाहिए था ना तो टायर थोड़ी ना टाटा बनाता है स्टीयरिंग थोड़ी ना टाटा बनाता है ये सब चीजों के लिए फैक्ट्री तो आ रहा था और उसी के लिए 400 एकड़ था उसी के लिए 400 एकड़ था मेरे हिसाब से अगर बनना नहीं था कि फर्टाइल लैंड है जब आपको एग्रीकल्चर करना नहीं है तो फिर वहां पर फैक्ट्री होना नहीं चाहिए था हाँ बोलो ম্যানুফ্যাকচারিং চালু হয়ে গেছিল, গাড়ি তৈরি হচ্ছিল, ন্যানো हाँ वही তৈরিও হয়েছিল। अरे आज नैनो होता कल कुछ दूसरा होता जरूरी है कि লোকে হ্যাঁ স্যার ভেবেছিল বড় বড় অনেক কিছু তৈরি হতো। ন্যানো মানে সেরকম গাড়ি না, মানে খুব একটা হাইফাই ক্লাস গাড়ি না, তো ওই জন্য আরো বেশি ইয়ে করেছিল ব্যাপারটাকে। अरे ये तो भड़काया गया अच्छा मुझे एक चीज बताओ मेरे फैक्ट्री अरे थोड़ी ना नैनो ही बनता कुछ और भी बन जाएगा ना जब नैनो का मार्केट चला जाएगा तो दूसरा 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 मॉडल आ जाता হ্যাঁ বলেছিল ন্যানোই আর এটাতে স্যার অনেক কর্মচারীও কাজ করতে পারতো।
উল্টো পাল্টা বলেছিল, অটোর ইঞ্জিন দেয়, এইসব মানে এইসব কথা রটেছিল সেই সময়। अरे जो भी हो ठीक है, टाटा समझता ना, टाटा उसको किस तरह से मैनेज करता। मेरा एक ही बात है कि अगर बनना नहीं था तो पहले से ही बंद करना चाहिए था कि भाई फर्टाइल लैंड है, नहीं करना चाहिए। ऐसे आई नो कि सिंगूर इज वेरी फर्टाइल लैंड, बिकॉज मेरा भी एक नेटिव, मतलब पापा का नेटिव है वहां पर, तुम लोग शायद जानते होंगे। সায়েন্স সেন্টার সিপিএম এর সময় করেছিল, মানে সিপিএম বলেছিল যে করার জন্য। यस, मुझे पता है सीपीएम ने बोला था करने के लिए, मतलब मेरा मानना है कि करना नहीं था तो शुरू से ही करना नहीं था, बाद में ওরা জানতে এটা হলে আরো চাকরি বাকরি হবে। ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার পর তো এমনি ওটাতে আর কোনো ফসল হবে না, সেই ফার্টাইল कुछ ল্যান্ডটা नहीं তো होगा, নষ্টই হলো। তার टोटली থেকে टोटली হয়ে গেল কি টোটাল একটা পার্সেন্ট ডেভেলপমেন্ট হলো। वही तो স্যার सर আপনি যদি वही। বলেন আমি ফটো তুলে আপনাকে পাঠাবো, মানে ওখান দিয়ে বড় বড় সাপ যায়, বিশাল বড় বড় সাপ আছে, আমরা ফটো ফটো তুলতে যাই। তাই পাঠাস তো, ওরে আমি বাপ রে। আপনাকে গেলে এই প্লিজ আমাকে পাঠাবি। দুর্গাপুজো আসছে স্যার, পুরো মানে সেই কাশফুল হয় না, হ্যাঁ ওটা তো হবে, কাশফুল ভরে যাবে। হ্যাঁ পুরো ভরে যায়, পুরো ভরে যায়, মানে ওখানে সব ভিডিও ফিডিও সব আপলোড হয় ওখান থেকে। পাঠাস তো দেখবো, আমি অনেকদিন যাইনি ওই দিকে, গেলে আমি। কিছু হলো না, হ্যাঁ সরকার উল্টে লস, সরকার উল্টে লস হলো, কিন্তু কোনো हाँ আলটিমেটলি लॉस কোনো तो हो, লাভ হলো लेकिन না। अल्टीमेटली देखो सर, पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से लड़ाई कर लिया, लेकिन जिसका मतलब एक्चुअली किसी ने कंट्री के बारे में नहीं सोचा, किसी ने स्टेट के बारे में नहीं सोचा, सब अपना अपना देखा, सब अपना अपना देखा। পলিটিক্স হ্যাঁ নিজেরটা নিজে वही দেখেছিল। वही सब अपना अपना देखा, किसी ने ये नहीं सोचा कि पब्लिक का क्या हुआ। यही खराब बात है सर, नेचर का क्या हुआ। এই জিনিসগুলো আছে पिछिए, এই কারণে স্যার एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन ना, इसीलिए तो एनवायरनमेंट, दैट इज द रीजन कि ये जो वैल्यू सिस्टम, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है ना कि भाई अपनी चीजों का कदर करना, वैल्यू करना, माइक्रो एनवायरनमेंट मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में समझ पाना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीजें थोड़ी ना हर बात आप, मतलब क्या बताऊं सर, डिग्री से थोड़ी ना मिलता है, डिग्री इज কাজটা इम्पोर्टेंट। হয়তো করাতো, তার সাথে স্যার নিজে 10টা লোকের কথা চিন্তাও করেছিল। एग्जैक्टली सर, वो तो किया था। देखो भाई वो बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट भी देखेगा और उस एरिया हाँ का डेवलपमेंट भी करेगा। लेकिन अगर वो लैंड में फैक्ट्री नहीं बनना था तो फिर यहाँ का जो गवर्नमेंट था उसको देना नहीं चाहिए था कि दैट पर्टिकुलर लैंड इज नॉट फॉर इंडस्ट्री, तो फिर आपको देना সিপিএম नहीं হয়তো चाहिए था। এটা করলে বেটার হবে, ওই জন্য नहीं ওরা দিয়েছে हाँ, জানো। लेकिन और ममता दीदी को भी बताना बोलना चाहिए था कि भाई अगर बन, मतलब तुम अपोज करते तो जब बन रहा था तब अपोज करते, बनने के बाद अपोज करने का क्या मतलब है। ওটাকে তো স্যার ধরে, ওটাকে ধরে তো স্যার আজকে उठलो। वही तो এটাই ना, তো ये अब समझो कि वेस्ट बंगाल का लोग कैसा है। छोड़ो सर, मैं भी बंगाली हूँ और क्या बोलूँ, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट, आई होप सर इतना सारा चीज बोलने के बाद आपको समझ आ रहा है। मतलब सर हम लोग ना एकदम कोई बायस नहीं है किसी के प्रति, ठीक है, हम लोग एक ओवरऑल बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो दैट्स फुल्ली अप टू यू, बट हम लोग का मेन फोकस बिजनेस के लेके था। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे डे टू डे लाइफ के साथ कितना कनेक्टेड है, कितना कनेक्टेड है। तो अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो ना तो बहुत बढ़िया सर, ये किताबी बातें आपको दिल से याद रहेगा। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में किताब क्या बोला है, थोड़ा थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, करंट एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट कल्चर, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था। इंटरनल एनवायरनमेंट इज द कंडीशंस, पीपल, इवेंट्स एंड फैक्टर्स within an organization that influence its activities and choices, particularly the behavior of the employees. Factors that are frequently considered part of the internal environment also include organization's mission statement, leadership style, and its organizational culture. We shall study about internal environment in depth further level of the course. Okay. Achha, before we divide into reading about each and every company, let us understand business environment components from the analogy. चलो देखते हैं कि क्या मिलता है। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है, लुक एट दिस फिगर बिलो। सर ये वर्ल्ड पूरा एक यूनिवर्स के अंदर है ना सर, आप लोग तो जानते ही हो। यहाँ पर गूगल आर्ट भी ओपन है, आप गूगल आर्ट से भी देख सकते हो। ये टोटल यूनिवर्स है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को सर? हाँ सर। हाँ, यूनिवर्स के अंदर अर्थ एक प्लैनेट है, सिंपल सी बात। वो भी किसका? सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। सोलर सिस्टम के अंदर और भी 8 प्लैनेट है। अभी प्लूटो सोलर सिस्टम में नहीं काउंट किया जाता, जानते हो ना सर आप लोग, है ना सर? प्लूटो जो है उसको सोलर सिस्टम से बाहर किया गया बिकॉज वो अभी सोलर सिस्टम को बेस करके नहीं चलता है। ডিস্টেন্সে চলে গেছে ওই জন্য। हाँ, वो थोड़ा डिस्टेंस में चला गया, इसलिए अभी प्लूटो को नहीं काउंट किया जाता। मैं तो बचपन में पढ़ता था कि 9 प्लैनेट, बट आजकल 8 प्लैनेट ही माना जाता है सोलर सिस्टम में। उसका हाँ बोलो। বামন গ্রহ বলে তো বাংলায়। हाँ एग्जैक्टली, बांग्ला में बोलता है बामन ग्रह, ठीक है, सबसे छोटा भी है।
तो अभी ये प्लैनेट के अंदर हम लोग हैं, सोलर पूरा यूनिवर्स, उसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट, उस प्लैनेट के अंदर हमारा एक कंट्री इंडिया। हाँ सर, उस प्लैनेट के अंदर मतलब कितना सारा वाटर एरिया, सबसे ज्यादा 70% समुंदर एंड 30% लैंड मस में से इंडिया एक कंट्री, जिसको लेके हमारा जिंदगी, वो भी इंडिया छोड़ो, मैक्सिमम का जिंदगी तो अपने स्टेट के अंदर ही खत्म हो जाता है। जैसे मेरा जिंदगी जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ही दिख रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत बाहर का खबर करता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल, किसी किसी का जिंदगी तो कोलकाता में ही शुरू और कोलकाता में ही खत्म। तो आप समझ रहे हो ना सर कि आपका एनवायरनमेंट, मतलब आप समझ रहे हो कि आप जितना स्प्रेड करोगे अपना मतलब एरिया ऑफ एनालिसिस, आप उतना अपने एनवायरनमेंट को बिल्ड कर पाओगे। तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ कहानी भी बताऊंगा, वेट करो सर। This universe we live in has our planet Earth and the many other planets and stars that exist around us. The Earth, within Earth, we are all living in a piece of land we call India, our country. Now imagine this: we are India. All the events and trends, issues and expectation within India are ours. जो भी इंडिया के अंदर होता है सब हमारा है. Anything that happens outside India is, however, happening within the Earth and will also somehow affect us. Similarly, anything that happens outside Earth in the universe would eventually affect the Earth and thus India as well because it is part of the Earth. तो अगर कुछ भी अर्थ के बाहर होता है तो उसका इफेक्ट इंडिया मतलब अर्थ को पड़ता है, और अगर अर्थ को पड़ता है तो फिर इंडिया को भी पड़ेगा. नाउ look at the image given below, understand the various components of business environment. An organization within itself, the internal environment, anything that happens around it in other business and location is micro environment, and anything which affect everything in a common way, just like stars and planet affect everything on earth, it's called macro environment. Let us now understand various components of external and internal environment, जो मैंने एक एक करके आपसे बात किया, माइक्रो एंड मैक्रो. नाउ पॉइंट इज दैट कि ये माइक्रो मैक्रो का जो पॉइंट है ना, उसको थोड़ा सा केस की तरह समझना है. जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे अभी बात करूंगा सर स्वॉट एनालिसिस. क्या एनालिसिस करना है सर? स्वॉट एनालिसिस. सर व्हाट इज स्वॉट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. दिखाई दे रहा है सर? स्ट्रेंथ का इमेज से शायद आपको स्ट्रेंथ समझ आ रहा है सर, ठीक है. स्ट्रेंथ, ये आपका वीकनेस, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है. तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी. सबका ना एक इनहेरेंट कैपेसिटी होता है जो आपके अंदर होता है. वो अलग बात कि आपको दिखाई नहीं देता. बहुत लोगों को अपना स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देता, उनको लगता है वो वीक है, उनसे कुछ होगा नहीं, ठीक है. जैसे हमारे वेस्ट बंगाल का करेंट सिचुएशंस कुछ उस तरह का कभी कभी मुझे फील होता है. नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, इवन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है सर. ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? अगर आप पूरा भारत को देखते हो, उसमें से सबसे वीक मतलब इकोनॉमिकली वीक एरिया है दैट इज ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है. मतलब हमारा बिहार, झारखंड, ओडिशा, बांग्ला, ठीक है, ये जो एरिया है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अपना प्रॉब्लम है, लाइक आसाम, अरुणाचल का ठीक है, थोड़ा अलग बात है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी अपना प्रॉब्लम है. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट कंपैरेटिवली ईस्टर्न पार्ट से डेवलप है. क्या आप मानोगे सर? मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा पोजीशन कहाँ है. इसका मतलब अपने आप को छोटा दिखाना नहीं सर, अपने आप को नीचा दिखाना नहीं. ये कंपैरिजन बेस इसके बेसिस में है कि आप इंडिया के अंदर कहाँ हो आपको फाइंड करना चाहिए, और उसके बाद इंडिया तुम दुनिया के अंदर कहाँ हो ये भी आपको फाइंड करना चाहिए. वेट करो सर, मैं बताता हूँ. एक सिंपल सा लैंग्वेज बताऊं, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप अभी मान के मतलब आप मानोगे बात को. सर आप मुझे बताओ कि किसी का तबीयत कुछ ज्यादा खराब होता है, जब बिहार फेलियर तो कोलकाता आते हैं, जब कोलकाता फेलियर तो कहाँ जाते हैं? अरे बोलो. चेन्नई. हाँ ऑब्वियसली, है ना. चेन्नई. बिहार में, यूपी में किसी को कुछ होता है ना आसपास में, नॉर्थ ईस्ट में भी किसी को कुछ होता है तो पहले कलकत्ता आता है. बट अगर कलकत्ता फेलियर है, हाँ वही भेलोर भी तो तमिलनाडु का ही पार्ट है रे बाबा, ठीक है. कोई बैंगलोर जाता है, कोई तमिलनाडु में आते हैं, कोई आंध्र में जाता है, कोई केरल में आता है. तो बेसिकली साधन पार्ट में जाते हैं, चेन्नई में आते हैं, वेलोर में आते हैं. वेलोर भी चेन्नई का मतलब तमिलनाडु का पार्ट है, ठीक है. तो वेलोर तो एक अलग ही, वो बेसिकली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के कारण, ठीक है. कोयम्बाटूर जो मेडिकल के ऊपर इतना अच्छा बना हुआ है सर, कोयम्बाटूर, पता है आपको? कोयम्बाटूर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, मैं आपको क्या बताऊं सर. कोयम्बाटूर तमिलनाडु के अंदर आता है सर, ठीक है. क्या गजब का इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटीज, कभी अगर विजिट करोगे ऐसे बहुत ब्यूटीफुल भी है, पर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जाने जाते हैं कोयम्बाटूर. तो ऐसे बहुत सारे जगह है साउथ में. मतलब मेरा कहने का मतलब है, अभी 2 मिनट मैंने पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि सर टेक्नोलॉजिकली हब कौन बना? बैंगलोर. अभी मैं आपसे हेल्थ में बात कर रहा हूँ,
वो भी साउथ। सर हेल्थ का कारण है साउथ में जाना है, जॉब का कारण है साउथ में जाना है, तो फिर बाकी स्टेट्स क्या कर रहा है? हाँ सर, फिर भी आजकल ओडिशा ओडिशा में आजकल सर बंगाल का लोगों का ओडिशा में भी जाने का एक बना है सर, पता है आप लोगों को? कटक, यहाँ पर कोई कोई है सर जो ओडिशा से है। अरे रेशमा नेहा आप लोग सुन पा रहे कि नहीं? कटक अच्छा है ना सर हेल्थ के लिए? कटक बहुत अच्छा है सर, आजकल महानदी के किनारे है। कटक का हेल्थ सेक्टर बहुत इंप्रूव किया है। ठीक है, अगर कभी आप लोग सुनोगे तो आपको पता चलेगा, जो साउथ नहीं जा पाते कम से कम कटक जाते हैं। और एम्स भी है भुवनेश्वर में जो बना हुआ है, ठीक है, इसके कारण भी वहां पर एक डेवलपमेंट आया है। ठीक है, और भुवनेश्वर एम्स काफी नाम भी किया है। ठीक है, ऐसे पटना में भी एम्स है, बट फिर भी भुवनेश्वर एम्स का एक अलग ही पहचान बना है। मेरा कहने का मतलब यही है सर कि ओडिशा फिर भी कोशिश कर रहा है, बट मेरा अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि चाहे हेल्थ सेक्टर्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर बात में साउथ। और अगर आप ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करते हो तो आपको गुजरात और महाराष्ट्र नजर आता है ना? गुजरात महाराष्ट्र नजर आता है, दिल्ली नजर आता है, कोलकाता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा लैग मुझे लगता है। नॉट जस्ट कोलकाता, यहाँ पर भी तो कितना सारा जगह है। बिहार जो हमेशा इंडिया को लीड किया है, मगध, हाँ सर, जो आज का पटना है, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सम्राट अशोका का कैपिटल था, इसका हालत खराब हुआ है। क्यों? भुवनेश्वर जो मतलब ओडिशा तो बहुत डेवलप था, झारखंड भी डेवलप था, लेकिन इसको वापस लाना है, ईस्टर्न पार्ट्स को भी अपने पैरों में खड़ा होना है। मेरा कहने का मतलब है सर, स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी which an organization can use to gain strategic advantage over its competitors. An example of strength is superior research and development skills which can be used for new product development so that company gains competitive advantage. आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है। ठीक है, किसी ने हेल्थ सेक्टर्स बनाया, कोई टेक्नोलॉजी बनाया, आप भी कुछ बनाओ, आप भी कुछ बनाओ, कुछ तो होगा आपके पास, आपका कुछ तो है, या फिर आपका कुछ क्वालिटी नहीं है, अरे कुछ तो है। मतलब आपको, आपका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में कुछ तो है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट्स के लोगों के अंदर कुछ तो स्पेशलिटी है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार कब बैठे बैठे पैसा देगा और हम बैठे बैठे खाएंगे। ये अच्छा बात नहीं है सर। ये जो सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी ना खा लेता है सर, सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी, इट्स नॉट अ गुड साइन। मतलब बैठे बैठे सरकार से पैसा लेना, अरे क्या चीज है ये? अच्छा बात नहीं है। बस मुझे पैसा दो, मुझे एडवांटेज दो, मुझे बेनिफिट दो, ये अच्छा बात नहीं है। यही यही मेंटेलिटी खत्म करता है सर, यही मेंटेलिटी खत्म करता है। जो भी हो, चाहे वो जो भी स्टेट में चलता है, चाहे बिहार में चले चाहे बंगाल में, ये जो प्रिविलेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, हमको प्रिविलेज चाहिए। अरे भाई किस बात का प्रिविलेज? क्या तुमको सेम सान का रे नहीं मिलता? क्या तुमको सेम देश का हवा पानी नहीं मिलता? तो सभी के लिए तो सब कुछ है। क्या तुम हैंडीकैप हो? क्या तुमको भगवान ने सब कुछ नहीं दिया जो बाकियों को दिया है? हैंडीकैप लोगों का अलग बात, ठीक है, हो सकता है किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तब प्रिविलेज मिलना, लेकिन उनमें भी कोई कोई है जो प्रिविलेज भी नहीं लेता, उनका हाथ पैर नहीं है। तो ये जो प्रिविलेज्ड इकोनॉमी है ना, मतलब बात बात में हमें प्रिविलेज चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। अब किस बात का सुविधा? भाई मेहनत करो, कमाओ, बोलो सरकार को भाई हमें मेहनत करना है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, मुझे बिजनेस हब बना के दो, मुझे इंडस्ट्री बना के दो, इसका डिमांड करो। बैठे बैठे पैसा नहीं लेना है, वो भी फ्री का पैसा। कुछ किए नहीं 1000 रुपीज, कुछ किए नहीं 500 रुपीज, कुछ किए नहीं आयुष्मान भारत। अरे भाई क्या चीज जरूरत है? ठीक है, फैसिलिटीज दो, अच्छा हॉस्पिटल बना के दो, बेसिक नीड्स पूरा करो, एडुकेशन अच्छे से दो, बाकी चीज हम देख लेंगे। कोई ये मांग करता ही नहीं है, ये डिमांड किसी का है ही नहीं, सबको बस बैठे बैठे चाहिए। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अब यही मेंटेलिटी है जो इकोनॉमी को खा जाता है। जो भी हो, हमें अपने स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, तभी जाके हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर। अच्छा वीकनेस देखो हमारा, वही मैं बात कर रहा इतना देर से। वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन, जो हमारा लिमिटेशन है, हमें मेहनत करने से रोकता है। जैसे ये देखो ना, डंबल उठाने से कितना तकलीफ हो रहा है इसको, क्यों? मेहनत का बोझ उठा नहीं पा रहा है सर, मेहनत का बोझ उठा नहीं पा रहा है, बैठे बैठे सब्सिडी लेना है। समझ में कुछ आ रहा है सर? हाँ सर, यस सर। आपको समझ आ रहा है ना? बैठे बैठे Yes, सब्सिडी sir. का मतलब, बैठे बैठे सब्सिडी की मतलब ये देखो ना सर, आसपास में लोगों को देखो, जहां पर भी फ्री में कुछ देता है लाइन लगा देगा। फ्री में पैसा, फ्री में इंश्योरेंस, फ्री में ये, फ्री में वो। अरे किस चीज का फ्री? सच में फ्री है क्या? वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। जो लोग मेहनत से कमाते हैं वो पैसा वो टैक्स में देते हैं, वो टैक्स का पैसा लेके सरकार अपना मौज कर रहा है, और लोगों को क्या? उनको फ्री चाहिए।
अरे भाई ये वीकनेस है हमारा, ये बात कोई समझता ही नहीं। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक स्टेट्स का डेवलपमेंट क्यों रुकता है वो बता रहा हूं। एक स्टेट का इकोनॉमी डेवलप करता है उसके मेहनत से, फ्री के पैसे से नहीं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताना। Weakness is an inherent limitation or constraint which creates a strategic disadvantage. Example of weakness is over dependence on a single product line. Business के अंदर अगर बात करें, आप एक ही प्रोडक्ट में अगर अपने आप को डिपेंड कर देते हो, दूसरे चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए, which is potentially risky for a company in times of crisis. एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड रहोगे तो कभी मुश्किल होगा, तो फिर वो सेल नहीं होगा तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे सबको जॉब चाहिए, अरे भाई सबको जॉब कहां से मिलेगा? 135 करोड़ की आबादी है, ओवर डिपेंडेंस ऑन जॉब नहीं है सर हमारे देश में करेंटली। हाँ सर, अगर जॉब एक प्रोडक्ट है तो आप लोगों को नहीं लगता कि आज के डेट में सब कोई ज्यादा से ज्यादा जॉब डिपेंडेंट हो गया है? यस सर। सर बिजनेस ना होले जॉब হবে পাবে করতে। अब ये बात किसको समझाओगे तुम? बिना बिजनेस का जॉब नहीं मिल सकता, ये तुम किसी को समझाने जाओ वो बंदा समझ ही नहीं पाएगा। इतना भी दिमाग नहीं है उसका। उनको लगता है कि सरकार जो सैलरी देता है ना, वो सरकार हमें फ्री में बांटते हैं। अरे भाई जहां पर आपको कंपनी में जॉब देगा वो कंपनी कुछ करता होगा, तभी ना आपका सैलरी क्रिएट होता होगा, और ये सैलरी टैक्स पेयर्स का पैसे से आपको देता होगा। लेकिन इतना दिमाग है किसी के अंदर? ये बेसिक नॉलेज तक डेवलप नहीं हुआ है सर। या फिर अगर नॉलेज है भी तो मानना नहीं चाहता, नहीं हमें क्या, हमें तो सैलरी मिलेगा। अरे भाई 135 करोड़ की आबादी, उसमें से 80% यूथ है सर। 80%, 80 नहीं सॉरी 65%, 65% मतलब ऑलमोस्ट 70 से लेके 80 करोड़ पॉपुलेशन जिनको जॉब का जरूरत है बहुत ज्यादा। लेकिन क्या 80 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाता है सर? अरे सालाना 1 लाख जॉब क्रिएट नहीं होता। हाँ सर, एनुअली 1 लाख जॉब क्रिएट नहीं होता। 80 करोड़ जॉब कहां से मिलेगा? वो जब मिल सकता है 80 करोड़ जॉब कंप्लीट हो सकता है अगर 80 करोड़ यूथ में से 80 करोड़ यूथ में से अगर कम से कम 10 करोड़ यूथ कोई बिजनेस करे और उस 10 करोड़ यूथ के पास बाकी 8 करोड़ पीपल जॉब करे, तो शायद ये फुलफिल हो सकता है। 10 इंटू 80, हाँ सर, तब ना जाके 80 करोड़ को जॉब मिलेगा प्रॉपर वे में। यस सर। मतलब एक सिंपल से कैलकुलेशन बताया मैं आपको। सबको बिजनेस नहीं करना है और सब कर भी नहीं सकता। एटलीस्ट 80 करोड़ में से 10 करोड़ तो कर ले, बाकी 70 करोड़ को छोड़ देते हैं जॉब के लिए। बट कम से कम 10 करोड़ लोग तो एक ओवरऑल बिजनेस मेंटेलिटी बनाए, वो भी आउट ऑफ 135 करोड़ बता रहा हूं सर, आउट ऑफ 135 करोड़। क्या इतना लोग बिजनेस के लिए सज है? क्या इतना लोग बिजनेस करने का मेंटेलिटी रखता है? क्या इतना लोग बिजनेस करने का नॉलेज रखता है सर? बाद में बाध्य होके पान का दुकान खोल लेते हैं, बीड़ी का दुकान खोल लेते हैं, चाय का दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, चॉप का दुकान खोल लेते हैं, वो अलग बात। कोई ग्रोसरी स्टोर, हाँ ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। मतलब जब बाद में कुछ नहीं होता तब तो कुछ तो करना पड़ेगा, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, खिलाना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट मेरा कहने का मतलब है अगर आप पहले से ही इंटरनल लेवल में सोचोगे, जैसे मारवाड़ीज का एक सोच है, जानते हो ना सर आप लोग, ठीक है, ऐसे मारवाड़ीज को लेके ये वाला बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैम मारवाड़ी है, आप लोग जानते हो कि उनका जो ये बिजनेस मेंटेलिटी है ना, नॉट जस्ट मारवाड़ीज, इवन गुजरातीज ऑल्सो, वर्ल्ड लेवल में गुजरातीज भी बिजनेस में, ये दो जो कास्ट है ना, इनका एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता, इकोनॉमी को डाउन होने नहीं देता। कोई बोलेगा 1 नंबरी 2 नंबरी, वो बात नहीं करूं मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई कम से कम आज अगर मारवाड़ीज बिजनेस करता है तो बाकी लोगों को जॉब मिलता है। मेरा कहने का मतलब है सारा का सारा बोझ मारवाड़ी उठाने के लिए क्यों है? अब ये ज्यादा कमा भी लेगा तो भी आप गुस्सा करोगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है मारवाड़ी गुजराती से क्यों, हर कास्ट से क्यों नहीं, हर जाति से क्यों नहीं, हर स्टेट से क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। हर जाति के पास, बंगाल बड़ा बाजार किसका है? बंगाल का है, लेकिन राज कौन करता है? मारवाड़ी करता है। ये मैम के साथ मेरा झगड़ा चलता है, ठीक है, मैम मेरा बचपन का दोस्त भी है, मिसेस भी है मेरा, तो लेकिन मैम के साथ मेरा बचपन से कि भाई मैं मैम को हमेशा बोलता हूँ भाई तुम लोग क्यों राज करते हो बड़ा बाजार में। मेरा एक टीचर भी है, मतलब था बड़ा बाजार, मतलब बेसिकली मारवाड़ी टीचर, तो मैं उनसे बोलता था कि सर मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि बंगाली को बिजनेस सिखा के मरूंगा, तो सर बोलते तू मर जा जल्दी से, बिकॉज तेरा ये कभी खत्म नहीं होगा ड्रीम। मतलब इस तरह का आप समझ रहे हो ना। आज इतना सारा मारवाड़ी बिजनेसमैन पूरा बड़ा बाजार को कैप्चर करके रखा है, लेकिन क्यों नहीं करेगा? अपॉर्चुनिटी उनको दिखता है, बंगालीज को दिखता नहीं है।
मैं बंगालीज सर के खिलाफ কলকাতা नहीं था। লিমিটেড স্যার हाँ, কলকাতার बोलो। অনেক লিমিটেড কোম্পানি তো মারোয়ারিই চালায় हाँ, मैक्सिमम বেশিরভাগ मैक्सिमम বেশিরভাগ वही তাই तो मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, मतलब सीखना चाहिए ना मारवाड़ी से, जैसे मैं तो सीखता हूँ, मैं मैम से भी सीखता हूँ, मैम की फैमिली से भी सीखता हूँ, और बाकी जिनसे भी बात करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मेंटेलिटी में बदलाव होना चाहिए, रिस्क टेकर बनना चाहिए, तो तब ना जाके कुछ बनेगा। ऐसे आजकल थोड़ा चेंजेस हुआ है सर। एक बंगालीज का नाम मुझे इस फील्ड में बोलना ही चाहिए सर, बंधन बैंक, नाम तो सुने होंगे आप लोग। हाँ सर। यस सर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मोस्ट प्रॉब्ली चंद्रशेखर, चंद्रशेखर तो नाम है बंधन बैंक का ओनर का, लेकिन चंद्रशेखर क्या, किसको पता है सर, जल्दी बोलो। घोष, चंद्रशेखर घोष, यस, चंद्रशेखर घोष। बहुत दिन बाद एक इंडस्ट्री, मतलब एक बैंकर बना है फ्रॉम बंगाली कम्युनिटी से, बहुत दिनों बाद। ठीक है, जगत सेठ का नाम हुआ करता था सिराजुद्दौला के टाइम पे। जगत सेठ नाम सुना होगा आप लोगों ने, इतना बड़ा बैंकर दुनिया में कोई नहीं देखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को लोन देता था। नाम सुना है आप लोग जगत सेठ का? महाराजा कृष्णचंद्र नोंदिया हाँ सर। उनको भी लोन देता था। जो ठीक है, जगत सेठ। तो उसके बाद बहुत दिन बाद एक बैंकर बना है हमारे स्टेट से, वो भी नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में बैंकर, चंद्रशेखर घोष। बहुत मेहनत किया सर, इनका स्टडी कभी करना कि बंधन बैंक किस तरह से बड़ा है। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने वीकनेस से जीतते हो तो एक दिन आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देगा। ठीक है, एन अपॉर्चुनिटी इज फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट which enables it to consolidate and strengthen its positions. An example of an opportunity is growing demand for the product and service that a company provide. ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। एंड ऑब्वियसली थ्रेट तो हमेशा रहेगा सर, थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशंस, जो हमेशा आपके खिलाफ रहेगा। तो क्या थ्रेट से डरना चाहिए या थ्रेट से मुकाबला करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर थ्रेट के साथ? मुकाबला करना चाहिए। ऑब्वियसली मुकाबला करना सर चाहिए। मुकाबला करना चाहिए। थ्रेट से डरोगे क्या? अरे थ्रेट सबके जिंदगी में है, किसके जिंदगी में थ्रेट नहीं है भाई? अभी जिंदा है, क्या पता पढ़ा के उठेंगे कुछ हो जाए मेरे साथ, किसी के भी साथ कुछ हो सकता है। ऐसे कहा जाता है मृत्यु हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन क्या मृत्यु सोच सोच के जिंदगी खत्म कर दे? इसलिए ऐसा सोचना चाहिए कि भाई अगर कल का जिंदगी मेरे लिए आखिरी हो तो फिर आज को कैसे जिया जाए, तो लाइफ एकदम बेस्ट वे में जिया जाता है। तो एग्जैक्टली अनफेवरेबल सिचुएशन इज ऑलवेज देयर, बट क्या आप उस अनफेवरेबल सिचुएशन से जीतने का कुछ सोचते हो क्या? क्या अपने थ्रेट को खत्म करने के बारे में कुछ सोचते हो क्या? ये इंपॉर्टेंट है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन थ्रेट इज एन इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यू कॉम्पिटिटर। बहुत लोग ये बात सोच के डर जाते हैं कि मैं बिजनेस बनाऊंगा लेकिन मेरा सेल होगा, इसका क्या गारंटी, सब तो बड़ा कंपटीटर है मार्केट में। जैसे मानो अगर मैं किसी को बोलूं भाई फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस बना, सबसे पहले क्या बोलेगा बोलो तो? सपोज मैं किसी को बोलूं सर अगर बनाना है तो फ्लिपकार्ट जैसा एक बिजनेस बना के दिखा, तो क्या बोलेगा सबसे पहले? इन जनरल सोच बोलो, एक फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस करने के लिए अगर मैं किसी को थोड़ा सा, मतलब उनको थोड़ा सा फोर्स करता हूँ कि भाई करो ना, अच्छा फ्यूचर है, वो क्या बोलेगा? भाई সরকার फ्लिपकार्ट কি किस, এরকম আদার্স অনেক ই কমার্স লাইন আছে তো এর সেরকম মার্কেট ডিমান্ড फ्लिपकार्ट अमेजन হবে आता না। है। फ्लिपकार्ट अमेजन है, मेरे से कौन खरीदेगा, यही हाँ। बोलेगा ना। মার্কেট ডিমান্ড হবে না আমি করলে হয়তো मार्केट এরকমই डिमांड বলবে। नहीं होगा, सब फ्लिपकार्ट अमेजन ले लेगा। लेकिन কিন্তু क्या তো सच में ফ্লিপকার্টে পরেই তো हाँ बोलो। ফ্লিপকার্টে পরেই তো অ্যামাজন এসেছিল। नहीं, पहले अमेजन आया था, बाद में फ्लिपकार्ट बना। ফার্স্টে অ্যামাজন অ্যামাজন আগে অ্যামাজন ইন্টারন্যাশনাল তারপর তো ফ্লিপকার্ট এসেছিল। अमेजन में काम करता था ফ্লিপকার্ট रे, শুধু ইন্ডিয়ান। अमेजन में काम करता था दोनों 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 दोस्त, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, भाई नहीं सर, दो फ्रेंड है। ये दोनों अमेजन में काम करता था, फिर उनको लगा कि भाई हम भी बना सकते हैं, तो स्टार्ट किया था सर बैंगलोर में किताब बेच के। ओनली बुक सेल करता था, बुक्स, ऑनलाइन बुक डिलीवरी। फ्लिपकार्ट का पहला काम बैंगलोर के अंदर 45 किलोमीटर के अराउंड में दोनों जाके डिलीवरी करता था। ठीक है, उसके बाद उनको पता चला कि भाई सिर्फ किताब क्यों, टेक्नोलॉजी उनके पास था, दोनों आईआईटी ग्रेजुएट है। ठीक है, तो कैसे एक ऐप बिल्ड करना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना है, इनके बारे में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था तो सिर्फ बिजनेस का, कैपिटल का। तो जैसे धीरे धीरे सोचा, अमेजन को भी बीट कर दिया और फिर इतना बिजनेस को बढ़ा दिया। फिर बाद में अमेजन का वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर कौन है? अमेजन का वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर जानते हो आप लोग? फ्लिपकार्ट नहीं, अमेजन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वॉलमार्ट। अमेजन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वॉलमार्ट। आज का जो फ्लिपकार्ट है इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसका है? वॉलमार्ट का है। नाम सुने क्या इसका?
हाँ सर, ये जो मॉल कॉन्सेप्ट्स में हम लोग देखते हैं ना, बड़ा बड़ा मॉल बनता है, ये मॉल दुनिया में पहले वॉलमार्ट ने लाया, ठीक है। ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्म में बड़ा बड़ा मॉल बनता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड लेवल में वॉलमार्ट ने लाया, मतलब पॉपुलर किया इसको। तो वॉलमार्ट अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है सर, ये मॉल सिस्टम का। इनके पास सबसे ज्यादा लोग काम भी करते हैं। कितना लोग काम करते हैं देखो, 2.2 मिलियन वर्ल्ड वाइड, देख रहे हो सर। 1.5 मिलियन यूएस एंड 7 लाख इन इंटरनेशनल। इतना ज्यादा लोग किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। वॉलमार्ट ने अमेजन को टक्कर देने के लिए इंडिया में फ्लिपकार्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। आज फ्लिपकार्ट का जो पैसा है ना, वॉलमार्ट का 82% शेयर होल्डिंग है। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, यस सर। ठीक है। तो वॉलमार्ट ने 82% शेयर होल्ड कर लिया, तभी जाके फ्लिपकार्ट इतना और बढ़ गया। इवन नॉट जस्ट वॉलमार्ट, टेंसेंट, टाइगर ग्लोबल, बिनी बंसल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इतना इनका भी इन्वेस्टमेंट है फ्लिपकार्ट में। तो आप अपना बिजनेस करोगे तो अपॉर्चुनिटी सामने आएगा, आप अपने थ्रेट से डरोगे तो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगा। फ्लिपकार्ट कभी नहीं सोचा था, जो दोनों एम्प्लॉय है अमेजन का, वो बाद में उनको छोड़ के किताब बेचने का काम किया। बाद में उन्होंने कभी सोचा था कि एक दिन वॉलमार्ट आएगा और हमको लेके जाएगा, हम कंपीट करेंगे अमेजन को? कभी सोच पाया था नो क्या? सर। तो सोचो, मेहनत करने से, वो बोलते हैं ना सर कि एक बहुत फेमस डायलॉग है, बोलते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ों को, मतलब वो क्या बोलते हैं कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो ना, तो पूरा कायनात उस चीज़ों को पाने के लिए आपको, मतलब आपके पास आ जाते हैं, आपके पैरों चूमते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं आया, बट आपको मतलब समझ आ गया होगा कि किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरे कायनात उसको पाने के लिए, ऐसे शाहरुख खान बोलते हैं। शाहरुख खान तो मैं हूं नहीं, तो डायलॉग नहीं बोल सकता। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यूजिंग स्ट्रेंथ्स, मिनिमाइजिंग वीकनेस, कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स, तो जाके बिजनेस बनेगा सर, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में मैं आपको ये दोनों पॉइंट बताया सर। जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस, ये आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है सर। आपका स्ट्रेंथ एंड आपका वीकनेस, क्या ये आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है सर? आपका स्ट्रेंथ आपका है, आपका वीकनेस भी आपका है, लेकिन मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, ये तो बाहर का बात है ना। मार्केट में क्या थ्रेट है, कौन सर एগুলো कॉम्पिटिटर है आपका, एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल है। मैक्रो एनवायरनमेंट मींस एक्सटर्नल, है ना सर। अपॉर्चुनिटी मैक्रो लेवल है, आप बड़ा सोच रहे हो, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये तो आपको पता होगा। आपके अंदर क्या डर है, ये तो आपको पता होगा। Exactly, micro environment means strength and weakness, and macro environment means opportunity and threats. And environment means consist of all the things affecting the business, and macro means factors deciding the overall direction thinking of firm, and micro means factor which directly affect the day-to-day functioning of the firm. इस तरह से मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट काम करते हैं ओवरऑल लेवल में। तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो लेवल में थोड़ा और डिटेल्स है, एक बार हो सके तो इसको और गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं माइक्रो मैक्रो के छोड़ के फिर एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो, कॉम्पिटिटर्स, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी बातें को आगे बढ़ाएंगे। अभी चलेगा सर बिजनेस एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। बट अगर आपको स्वॉट एनालिसिस अच्छा लगा, अगर आपको माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है, तो आई होप कि आप लोग घर में जरूर अच्छे से पढ़ोगे ना सर, अच्छे से। यस सर। यस सर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मींस जस्ट नॉट जस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स लाइफ। इन सिंपल, ये लाइफ है, जिंदगी है। सोचोगे तो जिंदगी, नहीं तो बस किताबी कुछ बातें। अब किताबी बातें किताब में रखोगे तो वो किताब नहीं रह जाएगा, बट किताबी बातों को जिंदगी में समझोगे तो वो जिंदगी बन जाएगा। मतलब वो जो लाइन है ना, वो लाइन नहीं, उसमें जान बसता है। तो अब उस लाइन से जान निकालो और उसको जान देके अपना जिंदगी बनाओ, बिजनेस बनाओ, जॉब करो, जो करना है करो। ऐसे तो लोगों को बिजनेस ही करना होता है, या तो खुद का बिजनेस या तो दूसरे के बिजनेस में जाके जॉब करना। मतलब अल्टीमेटली either you have to do your own business or you have to handle other business. Am I right or wrong sir? आपको एक ही चीज करना होता है, आपको दो चीज करना नहीं होता। ऐसा नहीं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब करना है। हाँ बोलो। না স্যার, অন্য বিজনেসটাকে নিজের মতন করে করতে হয়, নাহলে নিজের একটা বিজনেস তৈরি করো। तो वही तो है ना, और तो दुनिया में कुछ है नहीं। दूसरे के बिजनेस को मैनेज करने को जॉब कहते हैं, और अपने बिजनेस को करने को एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन कहते हैं। बट अल्टीमेटली आपको एक ही चीज करना होता है, दैट इज बिजनेस। अगर गलत हूं तो बताना।
घर पे पढ़ना सर, जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है। স্যার हाँ बोलो सर। স্যার এই যে সরকার স্যার এই যে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড যেটা তৈরি করেছে এটা हाँ। আপনি কি বলেন, ঠিক ঠিক কি ভুল? सर अगर कोई अच्छा बच्चा है तो इसका फायदा उठाएगा, बट बेसिकली ये पूरा गलत है। मतलब इसका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। बेसिकली जो फंड है इसका मिस यूटिलाइजेशन होगा। क्यों? बिकॉज एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन के लिए गुड टीचर चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह ना, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह है ना, जो सॉल्ट लेक में शीशा का बिल्डिंग बना है ना, ठीक है उनके पास क्रेडिट कार्ड का पैसा जाएगा और घूम फिर के सरकार के घर में वापस पहुंचेगा, और कुछ হ্যাঁ नहीं স্যার, होगा। মানে ওই একই হয়ে গেল, সরকার নিজেই দিচ্ছে নিজেই নিচ্ছে। নিজেই দিচ্ছে নিজেই নিচ্ছে। করতে হবে, তার মানে এক্সট্রা সরকারের ঘরে আবার পয়সা যাবে। हाँ एग्जैक्टली, वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट আবার है তার वो, ইন্টারেস্ট। आप सोचो ना, एक सिंपल से बीबीए एमबीए कोर्स सोचो, कितना खर्चा लग जाता है। बीबीए के लिए 4 से 5 लाख, एमबीए के लिए 10 लाख, है ना। अब वो 10 लाख के लिए क्रेडिट कार्ड में लोन लेगा, ठीक है, 5 लाख के लिए क्रेडिट कार्ड लोन लेगा। अब वो सोच रहे कि मैं लोन रिपे करूंगा, लेकिन लोन रिपे करने के लिए उसको जॉब चाहिए, उसके पास जॉब नहीं होगा तो फिर लोन रिपे नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा, गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू से स्टूडेंट को पैसा दे रहा है, स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं बड़ा बिल्डिंग में पढ़ रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली चाहे वो कोई भी बड़ा कॉलेज हो, सेक्टर 5 में बहुत सारा कॉलेजेस है, मैं कोलकाता का बात कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन, इंडिया আছে। जेन्युइन नाम मत लो यार, छोड़ो, नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, नाम मत लो। कहने का मतलब सिंपल है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए बिल्डिंग होना जरूरी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। उसके लिए कितना बड़ा बिल्डिंग है इट्स नॉट नेसेसरी। वो तो कभी कोई बड़ा बड़ा किसी सिंगर को लाएगा, उसका पैसा लेता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बस बड़े सिंगर को लाने का ही तो पैसा लेता है, कंसर्ट होगा बस, और किस चीज का पैसा? अरे भाई पढ़ने के लिए 5 स्टार होटल का जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई 5 स्टार, जैसे मानो अंबानी का बेटा अंबानी के घर में रहते हैं, उनको लगता है कि मुझे थोड़ा बड़ा कॉलेज में पढ़ना है, अरे पढ़ेगा। अरे गुड इंस्टीट्यूट इज नॉट बिल्ड ऑन मनी, गुड इंस्टीट्यूट बिल्ड ऑन गुड टीचर्स, गुड कोर्सेज, गुड कैरियर्स। उसके बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए, ना कि ये क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट बना के लोगों का मन जीतना चाहिए। अब क्या बताऊं, छोड़ो छोड़ो सर, मुझे क्रेडिट कार्ड कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। ऐसे सर इसमें से एक चीज है, कोई कोई मतलब क्वालिटी स्टूडेंट्स अगर है, लेकिन देखो क्वालिटी स्टूडेंट को मिलेगा ही नहीं, क्वालिटी स्टूडेंट को मिलेगा ही नहीं। मतलब जो सच में गरीब है, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है और वो अच्छा कोर्स करना चाहता है, वो मिसगाइडेड हो जाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा किसको? जिसको जरूरत नहीं है। अब देखो वही होगा। भगवान करे अच्छा हो, भगवान करे अच्छा हो। मैं तो चाहूंगा कि ऑब्वियसली अगर एजुकेशन कर लेने का फैसिलिटीज मिल रहा है तो लेने दो, लेकिन मैंने तो देखा कि जितना मतलब कम अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें ज्यादा, मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब जितना प्रॉब्लम में आपको डाला जाए आप उतना बेहतर बनते हो। मतलब कमी महसूस करोगे तो कुछ होगा, हर चीज अगर मिल जाए ना आपको वो फीलिंग नहीं आएगा। क्वालिटी, मतलब इसको क्वालिटी जज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर किसी को लोन दे दिया जाए। मैक्सिमम बैंकरप्टेड हो जाएगा, मतलब फेलियर हो जाएगा, लोन रिपे ही नहीं करेगा। मैंने कितना स्टूडेंट नॉर्मल लेवल में देखा, जब मैं एमबीए किया तब देखा। सीए लाइन में तो ऐसे क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलता नहीं है, सीए सीएम वगैरह में मिलता नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल एमबीए कॉलेज वगैरह में मिलता है, एमबीए कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इन सबको फायदा होगा। छोड़ो सर, छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है सर, सबको समझ आया ना सर क्लास डिस्कशन? अरे प्रताप, प्रताप बोझा गया Yes, sir. प्रताप। ओके प्रज्ञा, नेहा, नताशा, अर्पिता। Yes, sir. ओके सर, ठीक है सर, आज इतना ही है। स्नेहाशीष, स्नेहेश, बुझते पेरेছিস? यस सर। ओके, थोड़ा ओपन डिस्कशन हो गया आज, ठीक है, कोई बात नहीं ओके चलो, ठीक है सर, टाटा, बाय सर। Thank you, sir. ओके That's Thank you, sir. बाय सर, बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर, बाय। পরীক্ষা না স্যার ডিসেম্বরে? हाँ डिसेंबर 13, डिसेंबर 13, हाँ ঠিক আছে ভাই স্যার। শরীর ঠিক আছে তো তোর? হ্যাঁ স্যার, শরীর ঠিক আছে। আচ্ছা 15 তারিখের আগে ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করেছে। আচ্ছা, বেরোবি না একদম। না না, বেরোচ্ছি।